Hello guys, welcome to our YouTube channel. Hi, this is Vikas Sharma. So today I'm going to teach you mathematics. Okay, so in mathematics it is very interesting and very important topic which is relations and functions. Okay, आपका रिलेशन फंक्शन आप देखोगे रिलेशंस तो बहुत ही छोटा सा आपका पार्ट रहेगा इस पर, लेकिन फंक्शन आपका दूर जितनी प्लस टू आप करोगे ना जब तक तब तक फंक्शन आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए फंक्शन का बेसिक आज से करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि हमें आगे की जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें कोई दिक्कत ना आए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। अच्छा, रिलेशंस करने करने से पहले गाइस सबसे पहले हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि हम छोटी सी प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें जो के तो यूज करने होते हैं पीछे वाला टॉपिक। जैसे आपने प्लस वन में किया होगा, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा आपने, ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं हम इसको, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, किया होगा आपने। अगर नहीं भी किया होगा ना तो आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमें पहले बेसिक करवा दीजिए कंप्लीट, प्लस वन वाला जो यहाँ पर यूज होगा पूरा। तो जितने ज्यादा कमेंट्स मेरे पास आएंगे मैं उस हिसाब से एक नया सेशंस लगा दूंगा जिसमें आपका सारा बेसिक होगा। सेट, सबसेट, रिलेशन, ऑर्डर पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, सभी। ठीक है, तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि अभी तक आपको आती है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं जानते थे? ए के अंदर कोई एलिमेंट होंगे, ए कोई सेट है, ए के अंदर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए मैं लेता हूँ ए बी कॉमा सी, है ना, और इसको मैं हमें ऐसे करली ब्रैकेट में इसको डालते थे। और एक सेट मैं बी ले लेता हूँ और सेट बी को लेता हूँ 1, 2, 3। ओके, अब जब मैं ये कहूँ ना आपको कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए क्रॉस बी की, तो आप देखिएगा ध्यान से, मैंने पहले ए को लिया फिर मैंने बी को लिया। तो यानी कि जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मैं एक बात का ध्यान रखूंगा कि ऑर्डर में सबसे पहले ए है और ऑर्डर में बाद में बी है। तो जब मैं इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ऑर्डर में सबसे पहले ए का एलिमेंट ही आना चाहिए, ए आना चाहिए सबसे पहले। तो मैं ए लिख दूंगा, कोमा, फिर ऑर्डर में आएगा बी का एलिमेंट, वो क्या होगा, वन, ये होगा वन। अब ये हो क्या रहा है, अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि ए मतलब किस किस के साथ रिलेशन बना सकता है। आप कहोगे सर ए तो वन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ए टू के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ए थ्री के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। सिमिलरली बी भी सर वन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, बी जो है टू के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, बी जो है थ्री के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। सिमिलरली सी भी वन के साथ भी, टू के साथ भी, और सर थ्री के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो बस मैंने यहाँ पर ऑर्डर पेयर उसको ना पेयर में बनाकर ऑर्डर में लिख दो बस, उसको बोल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन वही वाला बात, यहाँ पर हम करली ब्रैकेट नहीं छोड़ेंगे, कोमा। अब दूसरा पेयर क्या बनेगा, ए का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, टू के साथ भी हो सकता है ना। तीसरी बात, ए का रिलेशन थ्री के साथ भी हो सकता है, ऐसे। सिमिलरली बी का वन के साथ, बी का टू के साथ, बी का थ्री के साथ, राइट, और सी का वन के साथ, सी का टू के साथ, सी का थ्री के साथ रिलेशन, है ना। तो ये हमने कितने बना दिए यहाँ पर एलिमेंट्स, ये हो गए। अब एलिमेंट्स क्यों, देखो सेट के अंदर ये क्या है, आपके एलिमेंट्स ही तो है। तो ए क्रॉस बी एक सेट बन गया ना आपका कंप्लीट, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, यहाँ ये एलिमेंट ही तो है। तो यानी कि एक पेयर को हम एलिमेंट बोलेंगे, यस। और समझ में आया, इस एक एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ऐसे करते करते हमारे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 9 एलिमेंट्स हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। ऑर्डर में लिखने वाले ऑर्डर में लिखेंगे पेयर को। तो अब एक बात याद रखना, अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर ठीक है आपने ऑर्डर में पहले ए ले लिया, अगर ऑर्डर में हम पहले बी ले ले फिर और उसके क्रॉस ए कर दे फिर क्या होगा। वही बात सेम, बेसिक को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि बी का हम फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, फिर ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और उनको मैं ऑर्डर में एक पेयर बना दूंगा। जैसे बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर, वन, ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए, है ना, यहाँ से ये दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो यहाँ पर मैंने एक पेयर बना दिया इनका, और मैं इनको करली ब्रैकेट में क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। फिर वन का रिलेशन बी के साथ भी बन सकता है, वन का रिलेशन सी के साथ भी बन सकता है, ऐसे। सिमिलरली टू का रिलेशन ए के साथ, टू का रिलेशन बी के साथ, ऐसे ही करते करते तीन का रिलेशन भी आ जाएगा, ए के साथ, तीन का बी के साथ, तीन का सी के साथ। ये भी कितने एलिमेंट्स देंगे आपको, 9 देंगे। तो सिर्फ फर्क क्या हुआ, एलिमेंट तो सेम है, फर्क बस ये हुआ जो बी क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर जो है वो चेंज हो गए, और ए क्रॉस बी में जो थे वो थे ए कोमा वन। और यहाँ पर क्या हो गया, देखो ए क्रॉस बी में क्या थे हमारे पास, ए कोमा वन था, यहाँ से चेंज होके क्या बन गया, वन कोमा ए।
इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन से आपको करवाता हूँ इसका क्या मतलब होता है। देखो विजुअलाइजेशन कैसे कह रहा हूँ। मान लो ये सेट ए है आपका, ये सेट बी है आपका, और जब मैंने इसमें रखे ए बी सी एलिमेंट और बी में रखूंगा 1 2 3 एलिमेंट। अब एक मतलब फनी वे में कैसे समझ सकते हैं हम इसको, जैसे ए ने एक तीर चलाया, एक धनुष चलाया और 1 को लगा, और वही धनुष बी को भी लगा, वही तीर आपका 3 को भी लगा, है ना। अब ऐसे सिमिलरली आप बी की बात करोगे, बी भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। बी भी देखो कैसे होगा, अगर बी का तीर लगेगा 1 को भी लगेगा, बी का तीर बी 2 को भी मारेगा, बी किसको खत्म करेगा, 3 को ही मारेगा। ऐसे सिमिलरली सी भी 1 को ही मारेगा, 2 को ही मारेगा और 3 को ही मारेगा। ये तीर कमान चला रहे हैं सारे के सारे आपस में। अब जैसे मैंने ऑर्डर चेंज किया, मैंने कहा कि पहले मैंने कहा ए क्रॉस बी, तो आपने कहा सर ए मारेगा 1 को, ये लो एक पेयर बन गया। सेकंड पेयर ए 2 को भी मारेगा, ए 3 को भी मारेगा, फिर बी 1 को मारेगा, फिर बी 2 को भी मारेगा, फिर बी 3 को भी मारेगा। ऐसे करता करता सी की बारी भी आएगी। ऐसे 9 एलिमेंट बनाए थे। अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा, फिर आप कहोगे सर ऑर्डर चेंज हो गए। क्यों? अभी तक ए तीर चला रहा था, अब कौन चलाएगा तीर? ऑर्डर में चेंज होने के बाद 1 तीर चलाएगा ए को मारेगा, 1 तीर चलाएगा बी को मारेगा, 1 तीर चलाएगा सी को भी मारेगा, ऐसे सिमिलरली 2 भी और 3 भी चलाएगा। तो ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पर ए वरेसो 1 लिखते थे, ए कोमा 1, यहाँ पर लिख देंगे 1 कोमा ए। अब कौन किसको मार रहा है? आप कहोगे सर 1 ए को मार रहा है अब यहाँ पर। फिर कोमा 1 किसको यहाँ पे 2, 2 किसको मार रहा है? आप कहोगे 2 सर ए को मार रहा है। फिर 3 भी किसको मारेगा? ए को ही मारेगा, इस तरीके से। फिर सिमिलरली 1 बी को ही मारेगा, ठीक है, 1 सी को ही मारेगा, 2 2 बी को ही मारेगा, इस तरीके से। फिर 3 बी को ही मारेगा, ऐसे। फिर सिमिलरली सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, और फिर यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 सी को मारेगा, फिर 2 सी को मारेगा, फिर 3 भी सी को मारेगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपके मतलब 9 फिर से बन जाएंगे आपके बी क्रॉस से, ऑर्डर चेंज हो गए। एक चीज का याद रखना आप, ए कोमा 1 क्या वो इक्वल होगा 1 कोमा ए के? तो आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता सर, यहाँ पर तो ए 1 को मार रहा है, यहाँ पे तो ए क्रॉस बी लगा दिया आपने, और यहाँ पर 1 ए को मार रहा है तीर, यहाँ पे बी क्रॉस ए लगा दिया, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? ऑर्डर तो चेंज हो गए, बिल्कुल ये इक्वल नहीं हो सकते, है ना। जिसने थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो इस चीज का कि इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं हम रेंज, है ना। अगर नहीं पता डोमेन और रेंज के बारे में, तो मैंने आपको अभी कहा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जितने आपके कमेंट ज्यादा आएंगे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के, मैं उतनी ही आपका एक सेशन ले लूंगा, ओके। चलो अब इतना समझ में आया। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, इस तरीके से। ये सेट ए है एक्स वाई जेड, ये सेट बी है 1 2 3। आप देखो ऑर्डर पेयर ये बना रहा है इस तरीके से, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास ए सेट था, जिसके एलिमेंट कितने थे, ए बी सी, ये थे आपके। कितने एलिमेंट है यहाँ पर? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एन ए कहूंगा मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो है आपके 3, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में। अब मैं जब बी की बात करूंगा, 1 2 3 एलिमेंट्स थे इसमें, ये भी कितने थे हमारे, 3 थे, तो मैं कहूंगा एन बी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में, कितने हैं? वो भी 3 है। और जब मैं कहूंगा इनकी अगर मैं ए क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर n का मतलब है नंबर्स, ए क्रॉस बी में कितने आएंगे एलिमेंट के? तो आप कहोगे 9 आएंगे। कैसे आएंगे? एन ए मल्टीप्लाई एन बी, हमने करके भी देखा था ये। ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स आए थे पीछे, याद करो। तो ये तरीका होता है इनका लिखने का, है ना। एन ए क्रॉस बी का लिखने का तरीका होता है एन ए डॉट एन बी, है ना। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में है, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जितना ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आएंगे उनके नंबर निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये किया था हमने। जैसे यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे देखो, ए में कितने एलिमेंट हैं, 3। यहाँ पर बी में कितने एलिमेंट है, 3। जब मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 9 हो गया। तो देखो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, टोटल हमारे कितने पेयर हैं यहाँ पर, 9 पेयर है यहाँ पर। तो ये होता है ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स निकालना। चलो इतना आ गया समझ में। ये हमारी छोटी सी प्रीवियस नॉलेज थी, इसका बिल्कुल यूज होगा आपका रिलेशन को समझने के लिए, ठीक है, जो कि हमारा +2 का टॉपिक है। और याद रहे एक चीज, मैं फिर बोल रहा हूँ,
जैसे आपको लगा कि बेसिक नहीं हो रही है हमारे, तो वो बेसिक हमारे होने चाहिए, तो मैंने कहा आपको कि वो बेसिक मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे पता भी तो लगना चाहिए ना किसको बेसिक आता है किसको नहीं आता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि सर हमें बेसिक करवा दीजिए, तो मैं एक सेशन आपका ले लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है, वो है आपका रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर आप रिलेशन के बारे में समझो तो रिलेशन के बारे में आप क्या समझ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, भाई यही कहोगे ना, अक्सर इंग्लिश शब्द है, और हम कह सकते हैं कि मेरा रिलेशन मेरे फादर के साथ, फादर का रिलेशन मेरे मेरे साथ, मेरा रिलेशन भाई के साथ, भाई का रिलेशन मेरे साथ, मेरा रिलेशन सिस्टर के साथ, मेरा रिलेशन दोस्तों के साथ, इस तरीके से आप बोलोगे, है ना। विराट कोहली का रिलेशन क्रिकेट से है, विराट कोहली का रिलेशन अनुष्का शर्मा से भी है, तो ये आप कहोगे, तो यानी कि रिलेशन हो गया। लेकिन इसको मैथमेटिक्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था कि जो आपका सेट ए है और जो सेट बी है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था ये ए बी सी, और यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स थे, और मैंने कहा था जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा, यानी कि ए तीर कमान चलाएगा और बी को मारेगा, तो यानी कि ए चलाएगा 1 को ही मारेगा, ए चलाएगा 2 को ही मारेगा, ए चलाएगा 3 को ही मारेगा। इसका मारने का मतलब क्या था मेरा, वो तो मैंने रफली लैंग्वेज में आपको बता दिया था, लेकिन इसका मतलब है गाइस कि ए क्रॉस बी में ए रिलेशन बना रहा है 1 के साथ, ए रिलेशन बना रहा है 2 के साथ, ए रिलेशन बना रहा है 3 के साथ। सिमिलरली बी भी रिलेशन बनाएगा 1 के साथ, बी रिलेशन बनाएगा 2 के साथ, बी रिलेशन बनाएगा 3 के साथ, और सिमिलरली सी भी रिलेशन बनाएगा 1 के साथ, सी भी रिलेशन बनाएगा 2 के साथ, और सी भी रिलेशन बनाएगा 3 के साथ। और मैंने कहा था कि इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, आप कहोगे ए क्रॉस बी था सर हमारा लिखने का तरीका, ए का रिलेशन 1 के साथ, कोमा ए का रिलेशन 2 के साथ, कोमा ए का रिलेशन 3 के साथ, कोमा बी का रिलेशन, ऐसे चलता रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया था, लिखने का तरीका ये होता है। अब आप कहोगे सर इसमें, चलो ठीक है आपने ए क्रॉस बी तो बता दिया, अब सर इसमें रिलेशन क्या है फिर, आपने तो दिखा दिया, लेकिन ए में और 1 में रिलेशन क्या है, ये तो अल्फाबेट है, ये 1 है, समझ गए ना भाई, ये तो ए है अल्फाबेट है सर इंग्लिश का, और ये न्यूमेरिकल 1 है, इस दोनों में रिलेशन क्या है फिर। तो वही हमें बताना है कि रिलेशन क्या होता है, और यही चीज के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूँ, हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। देखो ये तो मैंने सेट ए और बी ऐसे ले लिए थे, अब आपके क्वेश्चन में ऐसे सेट आएंगे जिसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन बनेगा ही, है ना, तभी आपका क्वेश्चन वो जस्टिफाई हो पाएगा। यानी कि सर रिलेशन का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ रिलेशन बनना चाहिए, हाँ बिल्कुल। अगर सेट ए है और यहाँ पर लिखे हैं 2 4 6, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 8 36 ऐसे, सॉरी यहाँ पे 16, ठीक है। अब मैं कहूँ 2 का रिलेशन 4 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 16 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 36 के साथ भी है, 4 का रिलेशन भी 4 के साथ है, 16 के साथ है, 4 का रिलेशन 36 के साथ है, ऐसे ही 6 का रिलेशन भी सबके साथ होगा। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूं, तो आप कहोगे सर ए क्रॉस बी अगर आप करोगे तो सारे एलिमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, 2 4 भी लिखना पड़ेगा आपको, 2 16 भी लिखना पड़ेगा, 2 का रिलेशन 16 के साथ भी होगा, और 2 का यही रिलेशन 36 के साथ भी होगा। ऐसे ही सर आप लिखोगे 4 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 16 के साथ, 4 का रिलेशन 36 के साथ, ऐसे ही सर आप 6 का भी लिखोगे, तो 9 एलिमेंट फिर से आ जाएंगे। अब एक बात सोचो जरा, अब मैं एक रिलेशन निकाल लेता हूँ ए क्रॉस बी में से, कोई भी एक रिलेशन निकाल दो। मैं कहता हूँ मैंने ये रिलेशन निकाल दिया 4 16, ये मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा सच दैट, ये लिखने का तरीका है इसमें, यहाँ पे लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू 4 16, एक रिलेशन मैंने उठा लिया, कहाँ से उठाया होगा मैंने, ए क्रॉस बी से, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो 4 16 मैंने उठाया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि 4 16 मैंने उठाया ए क्रॉस बी में से, ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है गाइस बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो चीज है, ये पेयर, ये जो पेयर आपने लिया, ये पेयर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो इसका ये मतलब होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है गाइस। अब इस रिलेशन को डिफाइन कैसे करोगे, आप कहोगे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए मैं दो बिंदु लगाऊंगा, सच दैट इस तरीके से है कि जो 16 है, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, तो ये लो, ये बन गया आपका रिलेशन, आपको ऐसा लिखना रहेगा हमेशा, क्योंकि यही तो आपका रिलेशन डिफाइन करेगा।
अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ सर कि जो ए क्रॉस बी है वो तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, ये तो हमें सोचने पड़ेंगे कि इसके कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन की डिमांड होगी, भाई यही रिलेशन मेरे को पर्टिकुलर चाहिए, ढूंढ के बताओ क्या 4, 16 यानी कि 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4 क्या हमारा ए क्रॉस बी में है? तो आप कहोगे, चेक करोगे कि हाँ ये रहा 4, 16 और ये रिलेशन हमारा ए क्रॉस बी में है, तो आप कहोगे सर रिलेशन जस्टिफाई हो गया, ए क्रॉस बी में मिल गया। इन केस अगर ये रिलेशन आपका ए क्रॉस बी में ना मिले, तो सर वो रिलेशन नहीं हो सकता, फिर इसका मतलब है वो कुछ और ही है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना इस चीज को जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं इसके इस पॉइंट पर जो यहाँ पर लिखा है मैंने, क्या चीज लिखी है, और ये मैं आपको अब समझाता हूँ। आप फर्ज करो आप जिस स्कूल में हो अभी, उस स्कूल में बहुत सारे सेक्शंस होंगे, आपके +2 क्लास भी होंगी, +1 क्लास भी होगी, है ना? तो आप एक काम क्यों ना कर लो, आप ये काम कर लो कि एक सेट को लिख लो कि यहाँ पर मेरे सारे के सारे 12th क्लास के बच्चे हैं, है ना? और बी सेट को लिख लो कि यहाँ पर जो है मेरे स्कूल के 11 क्लास के बच्चे हैं, है ना? ये आपने दो सेट बना दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर दो सेट बनाने का मतलब क्या है सर? यहाँ पर दो सेट बनाने का मतलब है कि 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं और 11 क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12th क्लास, यहाँ पे मैं सेट बना देता हूँ, और ये हो गया 11 क्लास, यहाँ मैं एक और सेट बना देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ बी, आगे चलता रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, बहुत सारे स्टूडेंट है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो क्रॉस प्रोडक्ट का काम हो गया। हाँ बिल्कुल, ए का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, ए का रिलेशन अगले वाले स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है, ए स्टूडेंट का जो रिलेशन है अगले वाले के साथ भी हो सकता है, इसी का किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अब देखो, एक रिलेशन उठा लो यहाँ से जो कि क्वेश्चन में उठाया गया है। क्वेश्चन में क्या उठाया है कि ए कोमा बी, एक पेड़ उठा लिया, वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी में से कर रहे हैं। देख लिया, अब मैंने आपको हूँ भी हूँ वही बताया था कि ए क्रॉस बी में से ही रिलेशन उठाएगा वो, और वो इसने उठा लिया। फिर ए जो है, अब आपको डिफाइन भी तो करना पड़ेगा इसके रिलेशन को क्या है। तो ये दो बिंदी लगती हैं, इसको बोलते हैं सच दैट ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो देखो यहाँ पर ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो इसका ये मतलब हुआ कि हाँ यार ये तो रिलेशन हो सकता है ना, एक 12th क्लास का बच्चा, ठीक है, एक 12th का स्टूडेंट और एक +1 क्लास का स्टूडेंट, तो ये तो दोनों आपस में भाई भाई तो हो ही सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ ये रिलेशन बिल्कुल जस्टिफाई होता है। क्या ए सिस्टर हो सकती है बी की? हाँ ये भी हो सकता है यार, कोई भी एक स्टूडेंट होगा +2 क्लास का और +1 क्लास में होगा एक और स्टूडेंट, वो भाई बहन भी हो सकते हैं। अच्छा, और दोनों सिस्टर भी हो सकती हैं। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि एक की एज कम हो एक की एज ज्यादा हो। हाँ यार ये भी रिलेशन हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि दोनों पड़ोसी हो। हाँ ये भी हो सकता है दोनों पड़ोसी हो। हाँ, तो बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे ऐसे, बनेंगे तो बहुत सारे, लेकिन किस में आने चाहिए आपके, ए क्रॉस बी में। तो जितने भी आप ए क्रॉस बी में लिखोगे ना ये चीज, ए क्रॉस बी का मतलब जानते हो क्या होता है? भाई बस पेयर बना के रख देना बस, और रिलेशन वो यहाँ पर डिफाइन कर देगा। अगर ये पेयर ए कोमा बी आपको ए क्रॉस बी में मिल गया, तो आप समझोगे कि हाँ ये रिलेशन यहाँ से उठाया इसने। तो बस ये रिलेशन की डेफिनेशन होती है, ये होता है आपका रिलेशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और हम देखते हैं रिलेशन के कुछ और पार्ट भी। ओके गाइस, तो आज हम अब दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट टाइप हम कर लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, मैंने एक बात और बताता हूँ आपको, जिस बच्चों को डोमेन का नहीं पता, रेंज का नहीं पता, कोडोमेन का नहीं पता, वो प्लीज आप क्या करो, कमेंट में लिखो, तभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। नहीं तो, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि फंक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा फिर वो सारी चीजें, डोमेन और रेंज, लेकिन रिलेशन के अंदर मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि डोमेन रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, दैट वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो कमेंट में लिखो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। डिमांड जितनी आएगी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स की, मैं उतनी आप एक सेशन दे दूंगा जिसमें डोमेन रेंज का फंडा ही खत्म कर देंगे हम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है, देखो ध्यान से देखो इस डेफिनेशन को, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सभी एलिमेंट खुद से ही रिलेशन बनाते हैं। समझ गए आप रिलेशन क्या बनाना है? जैसे ए ब्रदर था बी का, तो वहां पर बोल देंगे ए ब्रदर है ए का ही, है ना? अब ऐसे ऐसे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे रिलेशन आपको बनाने हैं। तो देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या मैं बोल रहा हूँ। मान लो आपके पास एक एलिमेंट, एक सेट है ए, और वो सेट है आपका A, B, C। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, आपको रिलेशन बनाना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिलेशन कहाँ से उठते हैं, हमेशा ए क्रॉस बी में से उठते हैं। अब आपको सर यहाँ पर ए क्रॉस बी तो है ही नहीं, तो क्या इनके रिलेशन नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। देखो अगर मैं ए को ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं,
मान लो मैं ए को ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि सर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर ए लिख, यहाँ पर सेट ए है, यहाँ पर भी सेट ए है, और यह ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। तो मतलब ए तीर चलाएगा अपने आप पर ही, हाँ ए तीर चलाएगा बी पर भी, ए बी चलाएगा सी पे भी तीर चलाएगा ए पर, बी बी पर भी चलाएगा, बी सी पर भी चलाएगा, इस तरीके से, हाँ इस तरीके से। तो लिख लो फटाफट से, एक कॉमा ए, पहली बात। दूसरा ए कॉमा बी, ए का रिलेशन बी के साथ, फिर ए का रिलेशन सी के साथ भी, फिर ऐसे बी का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ, फिर बी का रिलेशन सी के साथ, ऐसे सी का रिलेशन ए के साथ, सी का रिलेशन बी के साथ, और सी का रिलेशन सी के साथ भी। तो मतलब ये सारे बन गए आपके एक रो से। अब किसी ने कहा कि एक रिलेशन उठा लो, रिलेशन उठा लो किस तरीके से, ए कोमा ए, ठीक है, और ये कहां से बिलोंग कर रहा है आपका, ए क्रॉस ए में से। लेकिन अब आप क्या लिखोगे इसमें, ए क्रॉस ए आपने रिलेशन उठा लिया, चलो ये छोड़ दो, आप इतना समझो पहले कि ए क्रॉस ए, आप ए कोमा ए आपने उठा लिया, ये रिलेशन उठा लिया, क्या ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी है? तो आप कहोगे आइडेंटिटी का मतलब होता था कि जितने भी रिलेशन बनेंगे वो खुद से ही बनेंगे सिर्फ, ठीक है। तो एक रिलेशन ऐसा आएगा जो ए क्रॉस मतलब एक रिलेशन आएगा ए कोमा ए, फिर आएगा बी कॉमा बी, यानी खुद से ही रिलेशन बना रहा है वो, सी कॉमा सी। तो जब ये होगा ना, जब वो खुद से रिलेशन बनाएगा ए ए बी बी सी सी, तो ये रिलेशन आप कहोगे, इस रिलेशन को आप बोलोगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अब आप कहोगे सर अगर गलती से इसने ए कोमा बी उठा लिया तो क्या ये रिलेशन नहीं होगा? रिलेशन तो होगा, लेकिन कौन सा रिलेशन नहीं होगा? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन होता है सिर्फ ए का रिलेशन सिर्फ ए के साथ। या सो ओके गाइस, आई थिंक आपने समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे इसके ऊपर, बस इतना समझ लो कि खुद का खुद के साथ रिलेशन, अगर ये ए बी बी सी सी अगर आपको मिले कहीं रिलेशन में, तो समझ लेना ये आपका कौन सा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी की रिलेशन आपका बन चुका है। अब बात कर लेते हैं हम एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन मतलब कि कोई भी कुछ रिलेशन नहीं बनेगा गाइस इसमें। एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली, राइट? तो इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और उसको डिनोट करने के लिए हम करते हैं फाई। जहां पर फाई लिखा होगा तो समझ लेना वो कोई रिलेशन ही नहीं बना रहा, ये एम्प्टीनेस को शो करता है आपका फाई। अब ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है एम्प्टी रिलेशन का? देखो मान लो आपको एक सेट दे दिया मैंने, और उस सेट के अंदर आपके स्कूल मतलब आपका स्कूल नहीं, एक ऐसा स्कूल ले लो, बॉयज स्कूल हो, जो जो फुल्ली बॉयज स्कूल है, ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, बॉयज स्कूल। अब इसका इन अब सारे स्टूडेंट बॉयज हैं, तो ए तो ये हो गया। अब मैं कहूँ ए और अगर मैं कहूँ ए क्रॉस ए करो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर बॉय का रिलेशन बॉय के साथ ही तो बनाना है मेरे को। अगर मैंने ए एक स्टूडेंट उठाया, दूसरा ए ही तो उठाऊंगा, वो लड़का ही तो होगा सारा, तो मैं ये बना दूंगा, बहुत सारे बन जाएंगे सर ऐसे तो। एक लड़के का दूसरे लड़के के साथ रिलेशन हो सकता है, वो हो सकता है जैसे फॉर ए क्रॉस ए रहने दो, मैं एक और सेट देता हूँ आपको, बी और दे देता हूँ, चलो बी एक और दे दो, वो भी बॉयज स्कूल है आपका, ठीक है, वो भी क्या है, बॉयज स्कूल है आपका। अब ए क्रॉस बी निकालो। अब आप कहोगे सर ए क्रॉस बी तो बहुत सारे निकल जाएंगे, यानी कि अगर मैं स्टूडेंट ए स्कूल ए से उठाऊंगा, कोई भी एक स्टूडेंट मान लो ए उठाया, और बी से जो एक स्टूडेंट उठाऊंगा मान लो बी उठाया, तो दोनों में कोई भी रिलेशन हो सकता है दोनों भाई भाई हों, सच दैट ये मतलब ये एक क्रॉस भी हो गया, कॉमा। अब मैं कहूंगा ए का ही रिलेशन औरों के साथ ही बनेगा, सी के साथ ही बनेगा, ए का रिलेशन डी के साथ ही बनेगा, पता नहीं हजारों बन जाएंगे, जितने स्टूडेंट हैं उन सबका रिलेशन अब सबके साथ। तो अगर किसी ने कहा कि एक ऐसा रिलेशन उठाओ इस ए क्रॉस बी में से जो ये दिखाता हो आपको कि ए comma b bracket start such that a is sister of b, तो क्या ऐसा रिलेशन पॉसिबल हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता सर, क्योंकि ए सेट में वो बच्चे हैं जो बॉय स्कूल के हैं, बी में भी वो बच्चे हैं जो दूसरे बॉय स्कूल के बच्चे हैं, तो सारे ही बॉयज हैं। और ए क्रॉस बी का तो मतलब सर बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, बहुत सारे। और आपने एक रिलेशन उठा लिया यहाँ से, एक आपने पेयर उठा लिया यहाँ से, और यहाँ पेयर को आपने बता दिया कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, सिस्टर तो हो ही नहीं सकते सर बॉय स्कूल में। तो इसलिए ये कौन सा रिलेशन हो गया, फाइव। इसको लिखने का ढंग कैसा होगा, ये होगा, देखो समझ गए, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कहीं ना कहीं ये मतलब नहीं हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका। अब मैं बार बार क्या बोले जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ए सेट दिया होगा, फिर आपको बी सेट दिया होगा, आपको ए क्रॉस बी निकालने हैं। ए क्रॉस बी का मतलब है कितने पेयर बन सकते हैं सभी के, कौन किस पे तीर चला सकता है, समझ में आई बात, याद करो।
अब तो एक ही आदमी बहुत सारे लोगों पर तीर चला सकता है, एक ही आदमी बहुत सारे उसके रिलेशन बना सकता है, किसी के साथ भी बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी एक तरीके से समंदर टाइप हो गया पेयर्स का। ए पेयर बी, एक ए और बी का पेयर, ए का पेयर सी के साथ भी, ए का कनेक्शन डी के साथ भी, ऐसे ही बी, मैं कहूंगा फिर पी का कनेक्शन वन के साथ, ऐसे पे पी का कनेक्शन टू के साथ भी, है ना। ऐसे तो सर बहुत सारे ए क्रॉस बी बन जाएगा अगर आपको सेट ए और सेट बी दे दिया तो, है ना, बहुत सारे बन जाएंगे ना। तो इसका ये मतलब हुआ जो रिलेशन उठाएंगे सर हम, यहीं से पेयर उठेगा। हाँ बिल्कुल, अगर मैं रिलेशन उठाऊंगा ए कोमा बी का तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा अब यहाँ पर कि ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है। इसका मतलब ए का रिलेशन बी के साथ कैसा है, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, रिलेशन उठाया, मैंने कहाँ से उठाया, मैंने ए क्रॉस बी में से उठाया। तो मैं यही तो लिखूंगा, ए कोमा बी सच दैट ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहीं पर ही। ठीक है, अब ये जो रिलेशन उठाया आपने ए क्रॉस बी में से उठाया, तो इसका मतलब सारे रिलेशन कहाँ से उठेंगे, ए क्रॉस बी में से उठेंगे। तो सर इसका मतलब रिलेशन सबसेट ना हो गया ए क्रॉस बी का, और एक टाइम पर उसके इक्वल भी हो जाएगा। हाँ, अगर कोई कहेगा कि ए और बी के दो दो सेट हैं, इनमें इस तरीके से सारे रिलेशन बन रहे हैं, तो इसका मतलब सर यहाँ पर भी सारे रिलेशन बनेंगे इस तरीके से, तो सारे ए क्रॉस बी में ही आएंगे। और यहाँ से जितने भी रिलेशन उठेंगे वो ए क्रॉस बी में से ही उठेंगे। तो आर क्या हो गया, सबसेट ना हो गया ए क्रॉस बी का, और एक टाइम पर उसके इक्वल भी हो सकता है। अगर ये बात नहीं समझ में आई आपको तो इसका मतलब है आपने पिछला जो सेट है वो सबसेट का और सबसेट इक्वल टू का कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझा, उसको बेसिक समझो। और अगर नहीं समझा वो, फिर से वही बात कमेंट में लिखो, और वो आपका सेशन तैयार हो जाएगा और मैं उसको सेशन को बुक करवा दूंगा। सारा बेसिक उसका फिर मैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि जब मान लो आपको ए दे दिया यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, और आपको कह दिया कि इसका रिलेशन बनाओ यूनिवर्सल। तो पहले आप तो ये कहोगे कि ए क्रॉस ए निकालो भाई सबसे पहले तो। अब वन का वन के साथ बनेगा आप जानते हो, फिर वन का टू के साथ भी रिलेशन बनेगा, हाँ, फिर वन का थ्री के साथ ही बनेगा, हाँ, फिर टू का वन के साथ ही बनेगा, टू का टू के साथ ही बनेगा, फिर टू का थ्री के साथ भी बनेगा, फिर थ्री का वन के साथ भी बनेगा, फिर थ्री का टू के साथ ही बनेगा, फिर थ्री का थ्री के साथ ही बनेगा, इस तरीके से बनता रहेगा। अब यहाँ से क्या रिलेशन उठाओगे आप, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है ये रिलेशन आप कुछ भी उठा सकते हो, वन वन भी उठा सकते हो, वन का टू के साथ रिलेशन बना सकते हो, वन का थ्री के साथ भी रिलेशन बना सकते हो, ठीक है, ये सारे रिलेशन आप बना सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ ए का रिलेशन ए के साथ ही बनाए, ठीक है, ये सारे रिलेशन बन सकते हैं ये सारे। लेकिन आइडेंटिटी में क्या था, सिर्फ एक ये रिलेशन उठेगा, एक ये रिलेशन उठ सकता था, और एक थ्री थ्री का रिलेशन उठ सकता था, बस ये तो हो गया था हमारा आइडेंटिकल। लेकिन अगर मैं सारे ही उठा लूंगा यहाँ पर रिलेशन, इसको मिलाकर भी आइडेंटिकल मिलाकर भी, तो उसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो आपका रिलेशन है ना, वो ए क्रॉस ए के इक्वल ही है। यानी कि जितना ए क्रॉस ए में पेयर बनाओगे ना, आप जितने एलिमेंट बनाओगे, यहाँ पर कितने एलिमेंट बन गए, 9। तो रिलेशन में कितने पेयर ले सकते हो, 9 के 9 ही ले सकते हो आप। लेकिन आइडेंटिटी में क्या लेते, सिर्फ तीन रिलेशन लेते, एक, दो, तीन, वन वन टू टू थ्री थ्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। ओके गाइस, तो ये होने के बाद अब हम कर लेते हैं छोटा सा एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट कर लो ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज। तो हम यहाँ पर एक लिख लेते हैं ए, ये क्या है आपका सेट है एक, किसका, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। याद रखना मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इसका, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, याद रखना बॉयज स्कूल है ये, ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल। शो करो कि जो रिलेशन है ना, अच्छा अब आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब जैसे ये कहेगा ना रिलेशन बताओ, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सोच लो अपने दिमाग में ही कि सभी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, 1 2 3 4, यानी कि नाम जिसका हम ए, कुछ स्टूडेंट के नाम होंगे A B C D E F G, पता नहीं कितने स्टूडेंट होंगे,
उसका एक सेट बना दिया आपने। अब ए क्रॉस ए क्यों किया होगा मैंने ए क्रॉस ए? क्योंकि ये पता करने के लिए कि समंदर कितना बड़ा है भाई, किसका किसके साथ रिलेशन बन सकता है। ए का बी के साथ ही बन सकता है, ए का सी के साथ ही बन सकता है, ए का डी के साथ ही बन सकता है, ए का ई के साथ ही बन सकता है, ए का एफ के साथ। सिमिलरली बी का भी सी के साथ, बी का भी डी के साथ, बी का भी ई के साथ, बी का भी एफ के साथ, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे आपके ये ए क्रॉस ए। पेयर तो बन ही गए ना, है ना। ए का रिलेशन बी के साथ, ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। अब यहीं से कोई ना कोई एक रिलेशन उठाने को बोल रहा है ये क्वेश्चन के अंदर। बस वहां पे समझ, जहां पे भी रिलेशन वर्ड आए ना यार, लिखा हुआ कहीं पे भी आए ना, तो समझ लेना यार कहीं ना कहीं से ये ए क्रॉस ए से उठाया है या फिर ए क्रॉस बी से उठाया है। ठीक है, बस कहीं पे बी सेट दिया होगा, कहीं पे नहीं दिया होगा। ओके गाइज, तो अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन। अब रिलेशन देखो क्या बोलता है वो, क्या रिलेशन उठाओ एक, और रिलेशन इस तरीके से उठाना है कि ए कोमा बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब मुझे बताओ, आपका स्कूल है बॉय स्कूल, आपका स्कूल कौन सा है? बॉय स्कूल है। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? एक रो से हमने क्या निकाल लिया? बहुत सारे रिलेशन हमने निकाल लिए, बहुत सारे पेयर निकाल दिए। एक पेयर उठा लो कोई भी, वो पेयर कौन सा उठाना है? आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, आपने पहला ही पेयर उठा लिया और बोल दिया सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। मेरे ख्याल से बहुतों के तो कमेंट आ रहे होंगे कि जिसमें ये पता लग रहा होगा कि सर एक सिस्टर तो हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि बॉयज स्कूल है यहाँ पर। तो यहीं से पता लग गया कि ये तो रिलेशन खराब है सर, ये रिलेशन यहाँ से तो नहीं उठ सकता, यहाँ से तो ये रिलेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो सारे बॉयज के रिलेशन बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन कैसा हो गया? फाई हो गया। क्या रिलेशन हो गया? फाई, यानी कि एम्प्टी रिलेशन हो गया ये। ठीक है, और एम्प्टी रिलेशन को लिखने का दूसरा तरीका बता देता हूँ। एक करली ब्रैकेट डाल दो दोनों तरफ, बस बीच में कुछ भी ना लिखो। ये भी क्या हो गया? एक रिलेशन, फाई का रिलेशन हो जाएगा। खाली है ये रिलेशन जो है खाली है। ये दो तरीके हैं इसको लिखने के। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया पहला पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का जो ये बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? दूसरा पार्ट ये कहेगा, देखो ये कह रहा है जो आपका ये रिलेशन है ये तो फाई निकला, एक तो एक रिलेशन तो आपको जो दिया है वो फाई निकल गया, है ना, जो यहाँ पर दिया हुआ था। अब दूसरा क्या बोलता है? कहता है एक रिलेशन और उठा लो यहीं से। ठीक है, हम एक रिलेशन, एक तो रिलेशन उठाया था हमने सिस्टर वाला, वो तो फाई निकला, एम्प्टी निकल गया। दूसरा हमें निकालना है कौन सा? ये वाला, ए कोमा बी। ठीक है, एक और रिलेशन लेते हैं, ए कोमा बी दिया हुआ है ना मेरे रिलेशन तो, और कहता है इसको जस्टिफाई करके बताओ क्या ये रिलेशन ठीक है, सच दैट कि जो ए और बी है उनके बीच में हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है, हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से लेस है, सॉरी, लेस देन 3 मीटर। यानी कि जो आपका ए और बी है ना, ए एक स्टूडेंट हो गया, बी एक स्टूडेंट हो गया, मान लो इसकी हाइट है 5 फीट, इसकी हाइट है 6 फीट, तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 फीट का डिस्टेंस है। अब 1 फीट का डिस्टेंस, अब और 3 मीटर से छोटा होना चाहिए वो डिस्टेंस। अब 3 मीटर क्या होता है भाई? रफली अगर हम कहें तो 10 फीट के आसपास हो गया। अब 10 फीट का कोई आपने देखा है क्या स्टूडेंट में? कोई आपने देखा है अपने स्कूल में कोई स्टूडेंट होगा? नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, 10 फीट से जो नीचे के बच्चे हैं ना, उनका रिलेशन बनाना है, तो तब बना ही सकते हो। इसका मतलब बहुत सारे बन जाएंगे, जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर, वो सभी एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे। ए अगर बी के साथ बनाएगा, ए सी के साथ ही बनाएगा, ए डी के साथ ही बनाएगा, ए ई के साथ ही बनाएगा, ए एफ के साथ ही, जितने बच्चे हैं उन सबके साथ बनाएगा ए। ऐसे ही बी भी सबके साथ बनाएगा। क्या रिलेशन बनाएगा? कि ए का जो हाइट है वो बी की हाइट से डिफरेंस जो है वो 10 फुट से छोटा ही होगा। अगर ए 6 फुट है और बी आपका ज्यादा ज्यादा कितना हो, 7 फुट लगा लो, ठीक है, तो फिर भी डिफरेंस कितना है? 3 फीट है। भाई 3 मीटर से छोटा है ना ये डिफरेंस, यानी कि 10 फीट से छोटा है ना डिफरेंस, हाँ। तो इसीलिए अब 10 फीट का डिफरेंस लाने के लिए तो हमें तो एक तो ए दिखाना पड़ेगा 10 फीट का, बी दिखाना पड़ेगा हमें 20 फीट का, फिर इसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ? 10 फीट का। अब 20 फुट का कोई लड़का होता नहीं, 10 फुट का कोई लड़का होता नहीं। तो इसीलिए जितने भी रिलेशन बनेंगे ना, सारे के सारे 10 फीट से छोटे ही भी रिलेशन बनेंगे। तो यानी कि जितने बच्चे हैं ना, उन सबके बच्चों का जो डिफरेंस आएगा हाइट का, वो 10 फुट से कम ही रहेगा। ऐसे कितने बच्चे होंगे? आप होगे सर सारे ही होंगे। अगर सारे ही होंगे तो एक तरह का रिलेशन बन गया आपका यूनिवर्सल। और मैंने कहा था यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस ए,
सबका रिलेशन सबके साथ, ए का बी के साथ भी, ए का सी के साथ भी, ए का ए के साथ भी, ए का डी के साथ भी, ए का ई के साथ भी, ऐसे ही सिमिलरली बी का भी ए के साथ भी, ए के साथ भी, एफ के साथ भी, जी के साथ भी, एच के जितने बच्चे होंगे सबके साथ। तो ये सारा का सारा ए क्रॉस ए ही ना आ जाएगा, समंदर ना आ जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि आर जो है एक टाइम पर सबसेट हो सकता है और एक टाइम पर इक्वल भी हो सकता है ए क्रॉस बी के। और यहाँ पर वही चीज दिखाई दे रही है, इक्वल टू ए क्रॉस ए, यही तो यूनिवर्सल था। और पीछे वाला जो था कि फाई था हमारा ये रिलेशन, ठीक है, ये था। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कुछ भी एक छोटा सा पॉइंट, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे स्टूडेंट उनकी हाइट जो है स्टूडेंट्स की कितनी हो जाए, 10 फुट उनकी जो डिफरेंस है उतना इतना आ जाए। तो ये बात आप लिख के, छोटी छोटी लाइन लिख के आप इसको कह सकते हो कि हाँ ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपका फाई रिलेशन है, यानी कि एम्प्टी रिलेशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, नहीं आ गया तो दोबारा एक बार जरूर देख लेना वीडियो को, अच्छी तरह से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, वो हम डिटेल में करेंगे। अब ये जान लो कि रिलेशन के टाइप्स कितने थे, आइडेंटिटी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, एम्प्टी भी हो गया, और अब हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और यहीं से आपके क्वेश्चन उठेंगे। अब बारी बारी हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। ओके गाइस, तो चलिए आज हम अब करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिटेल में। अब रिफ्लेक्सिव जैसे ही मतलब आया, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन, याद रहेगा आपको रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे, मतलब मान लो आपके सामने मिरर है, आपने यहाँ पे कुछ रखा है ना, यहाँ पे कुछ भी आपने बनाया, मान लो मैंने स्माइली बना दिया यहाँ पर, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा ना मिरर में, है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा मिरर में। ओके, तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ना, यही रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ये खुद से खुद का ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि खुद का खुद के साथ ही रिलेशन, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आइडेंटिटी में भी और रिफ्लेक्सिव में भी। और इनमें डिफरेंस भी बहुत बारीकी का डिफरेंस है। देखो, अगर मैं कहूँ कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिलेशन को क्या होना पड़ेगा, देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी है, कि कोई भी एक सेट है, सेट ए, ध्यान से समझना, कोई भी एक सेट है ए, अगर ये कब रिफ्लेक्सिव होगा, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव मतलब कि रिलेशन है, एक रिलेशन का नाम है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो पढ़ रहे हैं हम। तो सेट ए में से ही निकाल लेंगे ना हम कोई ना कोई रिलेशन, है ना। कि देखते हैं हम, सेट ए है, अब वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ ही क्या होंगे, रिफ्लेक्स क्या होंगे, रिलेशन बनाएंगे एक दूसरे के साथ ही, ठीक है ना। अब समझ में आया, यानी कि जो मतलब एक दूसरे के साथ भी और खुद के साथ भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें रिलेशन ढूंढूं, तो इसमें रिलेशन पता है क्या आएगा, 1 का 1 के साथ भी आएगा, 1 का 2 के साथ भी आ सकता है, ठीक है, और 2 का 2 के साथ भी। ये तो कंपलसरी है, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ भी कंपलसरी है। हो सकता है थोड़े और आ जाए रिलेशन, जैसे 2 का 3 के साथ आ जाए, या 3 का 1 के साथ आ जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलेशन जो होगा ना आपका, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिखोगे रिलेशन में, जैसे 1 1 ये रिलेशन हो गया, फिर 2 3, है ना, फिर 3 2 ऐसे, और कर दोगे कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप कहोगे सर इसमें 2 का 2 के साथ नहीं बना, 3 का भी 3 के साथ नहीं बना, ठीक है ना। इसीलिए तो अब क्या होगा, ये जो रिलेशन मैंने बनाए हैं 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, इसमें आप ये बताओ, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। लेकिन अगर मैं इतना सा पार्ट उठा लूँ, सिर्फ इतना इतना, यानी कि 1 1 उठा लेता हूँ, कॉमा 2 2 उठा लेता हूँ, कॉमा 3 3 उठा लेता हूँ, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, आप कहोगे सर ये रिलेशन हो जाएगा आइडेंटिटिकल। और आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको डिटेल में मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एक तो आपका बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है रिलेशन का। और दूसरा, जितने आपके क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं यहाँ से सीबीएसई के पर्सपेक्टिव में, और आप किसी भी आईसीएसई भी करोगे तब भी रिलेशन से इनफ है ये, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम अगर बात करें रिलेशन की, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये आइडेंटिटिकल रिलेशन हो गया,
क्योंकि इसमें से 1 1 2 2 3 3 है, इसमें 2 3 नहीं आ सकता, 3 1 इसमें नहीं आ सकता, लेकिन रिफ्लेक्सिव में 2 3 भी आ सकता है, 3 1 भी आ सकता है, लेकिन ये कंपलसरी होंगे 3 3 2 2 और 1 1, ये तो आने ही चाहिए। बाकी और रिलेशन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है गाइस। तो देखो गाइस, क्वेश्चन मतलब कैसे आता है इसमें, आपको क्या दे देगा, एक सेट दे देगा, एक सेट दे दिया आपको ए, तो बोल दिया 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, और आपको ये भी दिया होगा, ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि इसके जो रिलेशन बनाए हैं ना इसने क्वेश्चन के अंदर, वो बने हैं 1 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 3 2, ये रिलेशन बना दिए। अब वो पूछेगा बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा। अब आप क्या बताओगे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना जरूरी है, कि जो रिलेशन है आपका ए का रिलेशन ए के साथ ही होना चाहिए, सच दैट जो ए है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आपका सेट ए में से। ठीक है, यहीं से तो निकालोगे आप यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव कब, जो 1 कॉमा 1 होगा, सच दैट 1 जो है बिलोंग करेगा सेट ए में से। बिल्कुल ठीक बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरीके के रिलेशन, क्या 1 1 दिखाई दे रहा है आपको रिलेशन में, दिए हुए क्वेश्चन के अंदर क्या 1 1 है, आप कहोगे हाँ है। अब देखो, क्या रिलेशन के अंदर 2 कॉमा 2 भी है, सच दैट 2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, सिंपल। आप देखोगे इसमें हाँ ये भी है भाई, और क्या 3 3 भी है, आप कहोगे हाँ 3 3 भी है। बस यही तीन चीज देखनी है, बाकी कुछ देखना ही नहीं आपने। तो जैसे ये तीन चीज आपको मिले तो उसको बोल देना कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, लेकिन अगर 2 और 3 मिल जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तो कुछ भी मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये तीन चाहिए, 1 1 2 2 3 3। अगर ये है हमारे पास रिलेशन में तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब आप कहोगे क्या ये आइडेंटिटी भी है, तो आप कहोगे हाँ ये आइडेंटिटी भी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ तक मैंने नोट करके लिखा है, एवरी आइडेंटिकल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिकल। मतलब अगर मान लो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारे पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और 2 3 भी है। तो मुझे बताओ क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या आइडेंटिटी है, तो आप कहोगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है, आप कहोगे नहीं है। अगर मैं पूछूं अब आपसे, रिलेशन इज इक्वल टू आई ए, आइडेंटिटी की ऑन सेट ए, तो 1 1 2 2 3 3, अब मैं पूछूं आपसे क्या कौन सा रिलेशन है ये, तो आप कहोगे सर ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, और क्योंकि इसमें 1 1 भी मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3, ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो यहाँ पर क्या था फिर, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर सर ये तो ठीक है 1 1 2 2 3 3 तो था, लेकिन 2 3 एक्स्ट्रा था, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। हाँ इसको बोल सकते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन, और इसको रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, यानी कि आपको थोड़ा डिफरेंस पता लगा रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में, और ये लग गया पता क्यों आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, और क्यों रिफ्लेक्सिव नेसेसरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। अब सिमेट्रिक रिलेशन को क्या कहेंगे, देखो अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, कोई भी आपको सेट दिया होगा, कोई भी एक सेट आपको दिया होगा कुछ भी। ठीक है, मैं बोलता हूँ ए कोमा बी कोमा सी, ऐसे कोई सेट दिया होगा आपको, और एक रिलेशन बनेगा इसका, यानी कि सेट ए है ना, आपको दिया हुआ है सेट ए, इसके बहुत सारे वो बन जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सारी बन जाएगी, इसका रिलेशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। रिलेशन ये दिया है कि ए और बी, ये जो है आपका, ये एक रिलेशन बनाएगा, एक पेयर बन जाएगा, और सच दैट कि ये जो ए कोमा बी है, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके सेट ए में से ही बिलोंग करने चाहिए। तो ये हो गया ए कोमा बी, और कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए कोमा बी सेट ए में से। और रिफ्लेक्सिव में ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव में क्या था हमारे पास, ए कोमा ए था, और सच दैट ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है ना, डिफरेंस देखते चले जाना धीरे धीरे यहाँ से। अब देखो रिफ्लेक्सिव में सेट ए दिया है ए बी सी, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये कितने सारे रिलेशन बना सकता है, ए के साथ ही बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है, ए बी के साथ ही बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है, ए सी के साथ ही बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है, क्या बी ए के साथ बनाएगा, बिल्कुल बना सकता है क्या सी ए के साथ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, क्या बी, हाँ सी क्या बी के साथ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, क्या बी सी के साथ बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, बहुत सारे बनेंगे आप जानते ही हो। और यहाँ पर अब क्या रिलेशन ढूंढना है आपने, सिमेट्रिक का। सिमेट्री का मतलब एक सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे आप हो
और यहाँ पर आप हो, तो जितना डिस्टेंस आपने यहाँ से यहाँ तक चला उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक भी चलोगे। एक सिमेट्री पैटर्न होना चाहिए उसका। कैसे बताता हूँ, देखो मान लो आपके पास एक सेट दे दिया और सेट में ये लिख दिया आपको कि एलिमेंट दे दिए T1, T2, ये दो एलिमेंट आपको दे दिए, ठीक है, और बोल दिया गया कि T1 और T2 क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। T1 और T2 क्या है आपके, T1 एंड T2 क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट तो समझते होंगे ना आप लोग क्या होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है आपस में। अब अगर हम कहें कि बताओ रिलेशन इसका क्या होगा, तो आप कहोगे सर रिलेशन होगा इसका कि T1 जो है कोमा T2, T1, T2, ये दोनों मैंने पेयर लगा दिए। अगर मैं बोल सकता हूँ कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट टू T2, आप कहोगे हाँ, क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपस में कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ अब कि T, अगर मैं इसका ऐसे लिख दूँ T2, T1, इसको थोड़ा उल्टा कर दूं, है ना, पेयर चेंज कर दूं और लिख दूं यहाँ पे कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट ऑन T1, तो आप कहोगे हाँ ये भी हो सकता है। चलो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था आप लोगों के लिए, तो मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ, ठीक है, फिर उसके वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में बाद में करूंगा आपको। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए, और वहां पे दिया 1, 2, 3, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को गाइस। अब यहाँ पर जैसे ही मैं सिमेट्रिक रिलेशन बनाऊंगा, कोई ना कोई रिलेशन बना दो, सबसे पहले रिलेशन बना दो जितने आपके बन सकते हैं। आप कहोगे सर 1 का 1 के साथ ही बन सकता है, ठीक है भाई, 1 का 2 के साथ ही बन सकता है, ठीक है, 1 का 3 के साथ ही बन सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहोगे, 2 का 1 के साथ ही बन सकता है, 2 का 2 के साथ ही बन सकता है, 2 का 3 के साथ ही बन सकता है, ठीक है। आगे क्या कहोगे, 3 का सर 1 के साथ ही बन सकता है, 3 का 2 के साथ ही बन सकता है, और 3 का 3 के साथ भी बन सकता है, ठीक है। तो इतनी होगी बात हमारी। अब अब यहां पर देखो क्या हुआ, अब आपने ये रिलेशन देखना है, ये रिलेशन कैसा है। तो आप क्या क्या कहोगे, सर ये रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले ये देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बताओ। तो आप कहोगे इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास ये एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेशन बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 का 1 के साथ बनना चाहिए, 2 का 2 के साथ बनना चाहिए, 3 का 3 के साथ बनना चाहिए। बाकी जो मर्जी बने हम उसको कोई मतलब नहीं, ये तीन तो हमें होने ही चाहिए रिलेशन के अंदर। तो देखो क्या ये तीन है हमारे रिलेशन के अंदर, हाँ है, 1, 2, 2, 3, 3, तो आप कहोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है, दूसरा रिलेशन जो है सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। इसका ये मतलब होता है कि अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन से, तो दैट इंप्लाइज इस इट मस्ट बी, होना ये बहुत जरूरी है, इट शुड बी कि 2:1 अगर मैं पेयर ऑर्डर चेंज कर दूंगा तो वो भी कहाँ से बिलोंग होना चाहिए, आप उसी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। तो देखो अगर 1, 2 यहाँ से बिलोंग हो रहा है इस रिलेशन से, कहाँ है 1, 2, ये रहा, तो क्या 2, 1 भी है यहाँ पर, तो देखो 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 2, 1 ये रहा, तो हाँ बिल्कुल है। फिर देखेंगे अगर 1, 3 बिलोंग कर रहा है तो 3, 1 भी बिलोंग करना चाहिए, वो ये रहा। अगर 2, 3 बिलोंग कर रहा है तो 3, 2 भी बिलोंग करना चाहिए, वो हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। क्या बोल देंगे इसको, सिमेट्रिक रिलेशन। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज, इसका इसका मतलब जानते हो क्या होता है दैट इम्प्लाइज का मतलब, यहां से इट मस्ट बी, है ना, दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये निकलता है, यहाँ से क्या रिलेशन निकलता है कि बी कॉमा ए भी कहाँ से बिलोंग होना चाहिए, आर से ही बिलोंग होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए ये। और जहाँ ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, फिर सेट से बिलोंग करेंगे, तो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं गाइस सिमेट्रिक रिलेशन। इसको लिखने के कई सारे ढंग हो सकते हैं, देखो एक तो ये ढंग हो गया जो मैंने भी लिखा आपको। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसका लिखने का, दूसरा ये तरीका भी हो सकता है कि मान लो 1 का रिलेशन 2 के साथ, और ये बिलोंग कर रहा है आपका कहाँ से, रिलेशन से कर रहा है, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, तो 2 का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड। तो ये आपको अगर दिखाई दे रहा है सेट के अंदर, रिलेशन के अंदर बहुत सारे, तो आप कह दोगे हाँ ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारा इसका रिलेशन का ही ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखो
हमने सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, और हमने रिलेशन बहुत सारे बनाए थे इसके। जैसे वन का रिलेशन वन के साथ ये रिलेशन बना ना हमारा, बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। तो वन का रिलेशन टू के साथ, वन का रिलेशन थ्री के साथ, टू का रिलेशन वन के साथ, और टू का रिलेशन टू के साथ, टू का रिलेशन थ्री के साथ, ठीक है। और अब थ्री का रिलेशन वन के साथ, और थ्री का रिलेशन टू के साथ, और थ्री का रिलेशन थ्री के साथ, ये हमने रिलेशंस बनाए थे यहाँ पर। अगर मैं कहूँ इन रिलेशन को, ये रिलेशन कौन सा रिलेशन था, तो आप कहोगे सर ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसके अंदर कौन से पार्ट आ गए, 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 भी आ गए। ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्यों है सर? क्योंकि अगर 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 भी इसमें आ रहा है। अगर 1, 3 आ रहा है तो 3, 1 भी इसमें आ रहा है। अगर कौन सा बच गया हमारा, 1, 2, हाँ 2, 3 आ रहा है तो 3, 2 भी इस रिलेशन में हमें दिखाई दे रहा है। तो हम कह देंगे इसको सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना ये क्या होता है ट्रांजिटिव का मतलब। रिलेशन के अंदर 1, 2 आपने उठा लिया, ठीक है, कॉमा। अब आपने 2, 3 भी उठा लिया, ठीक है। अब आपने 1, 3 भी उठा लिया, ठीक है। तो ये सारे उठ गए। अब देखो तीन उठ चुके हैं। अब यहां से ध्यान से देखना गाइज, वन का रिलेशन टू से है ना, फिर टू का रिलेशन थ्री से है, तो वन का रिलेशन किसके होगा, थ्री थ्री के साथ होगा। हो गए कंफ्यूज? अभी रुको, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको। ऐसा मान के चलो, अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू बी है एंड b इज इक्वल टू सी है, तो देन ऑटोमेटिकली a किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो a c के इक्वल होना ही होना है। लास्ट में इसी बात है। बस इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव पार्ट। अब ये इन इन रिलेशन में कैसे दिखाई देगा, मान लो 1, 3 के इक्वल है और 3, 4 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होना ही होना है। समझ रहे हो मेरी बात को? होता नहीं है वैसे, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने बनाया है। एक चीज और बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। अगर ए जो है वो ब्रदर है, ए जो है वो ब्रदर है बी का। ओके गाइस, चलो ठीक है। अब दूसरा मैं बोल दूंगा कि जो बी है ये ब्रदर है, ये ब्रदर है सी का। चलो ठीक है। तो क्या इसके ए और सी में क्या रिलेशन हो सकता है फिर? सोचो जरा, ए और सी में क्या रिलेशन हो सकता है? अगर ए ब्रदर है बी का, बी ब्रदर है सी का, तो ए भी किसका ब्रदर होगा, सी का होगा या नहीं होगा, बस मुझे ये बता दो। तो यहां करेंगे हम एंड, यानी कि अगर एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है, तो ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ये नहीं कि मैं जोड़ डालना अपने दिमाग में, नहीं, ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि हाँ भाई ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ए तो सी का भी ब्रदर होगा। बस तो यहाँ पे लिखोगे ए इज ब्रदर ऑफ सी, ऐसे। तो इस तरह के जो रिलेशन बनेंगे उनको बोलते हैं हम क्या, ट्रांजिटिव। इसमें एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि पहले ए ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका रिलेशन बी के साथ बनाना पड़ेगा, फिर आपको कोई सी ढूंढना पड़ेगा और वही रिलेशन बी का सी के साथ बनाना पड़ेगा, और फिर ऑटोमेटिकली आना चाहिए ए का सी के साथ वो रिलेशन। बस इतना से याद रखना आपने। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी, कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन तो बनेगा ये, और अगर बी कोमा ए ये भी आपका बिलोंग कर जाता है रिलेशन से, है ना, बी कोमा सी लगाओगे यहाँ पे, यहाँ मिस्टेक हो गई है, बी कोमा सी आएगा यहाँ पे, बी कोमा सी। तो देखो ए कोमा बी ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब तो देखो ए जो बी है वो आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आर से। यहाँ पे एंड लगाना है बीच में आपने, एंड। ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पर सी इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक, अब आप करोगे देन। देन का मतलब पता है क्या होता है, ऑटोमेटिकली आएगा। आपको मतलब ये नहीं सोचना कि धक्के से करना है, नहीं, ऑटोमेटिकली आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा। यानी कि जो रिलेशन ए का बी के साथ है और जो रिलेशन बी का सी के साथ है, क्या वही रिलेशन ए का सी के साथ होगा? अगर ऐसा हो रहा है, दैट इंप्लाइज का मतलब होता है वो, दैट इंप्लाइज, तो ऑटोमेटिकली ए क्या होगा, सी के साथ भी रिलेट करेगा। अगर ए सी के साथ रिलेट करेगा तो ये रिलेशन में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं क्यों लिख रहा हूँ ये कि रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? आप जानते हो ना रिलेशन कितने सारे बन गए थे, देखो कितने सारे रिलेशन बन गए थे हमारे ये सेट ए में से। तो इसी रिलेशन में से निकलेंगे ना ये सारे रिलेशन, इसीलिए बिलोंग टू आता है। तो इसलिए दैट इंप्लाइज का मतलब है
ये जो एरो का साइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, वही रिलेशन ए का सी के साथ होगा, तो आप इसको बोलते होंगे सिंपली ट्रांजिटिव। देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आप ध्यान से समझना और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से दिए जा रहा हूँ, तो वो इतना फिट नहीं बैठ रहे होंगे आप लोगों के लिए, इतना समझ में नहीं आ रहा होगा आपको शायद। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ए टू जेड ऐसा दिया होगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं फटाफट से, कि इक्विवेलेंस क्या होता है। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो यानी कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो रिलेशन, प्लस ट्रांजिटिव भी हो, प्लस सिमेट्रिक भी हो, तीनों रिलेशन एक साथ हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम फटाफट से क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो आपका ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लायक क्वेश्चन है। लेट कर लो एल कोई भी सेट है, ऑल लाइंस इन अ प्लेन एंड आर विद अ रिलेशन। देखो कोई सेट है आपका एल, ठीक है, सबसे पहले तो एक सेट हो गया एल आपका, और ये सेट किसका हो गया, ऑल लाइंस। ठीक है गाइस, ऑल लाइंस इन अ प्लेन। ठीक है, इन अ प्लेन, बहुत सारे लाइंस है प्लेन के अंदर, और क्योंकि इस सेट में से अब क्या निकालना है आपको, रिलेशन निकलेंगे ना बहुत सारे। मैंने आपको पहले ही बताऊं कि ये रिलेशन निकल चुके हैं, बहुत सारे हम कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल कर चुके हैं। एक सेट में से हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालने हैं। तो आर विद द रिलेशन, आर जो होगा वो रिलेशन होगा, एल इज डिफाइंड एज, अब यहां पर आप कितने रिलेशन बना सकते हो गाइस, बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो। एक लाइन वन का लाइन टू से, ठीक है, फिर लाइन वन का लाइन थ्री से रिलेशन, ठीक है, फिर लाइन वन का लाइन फोर से रिलेशन, पता नहीं कितने सारे बनेंगे यार रिलेशन, है ना। तो ये रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है इसमें से क्या रिलेशन उठा लिया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये रिलेशन उठा लिया इसने कि L1, देखो ये रिलेशन उठा लिया, अब आपको ये जस्टिफाई करना है ये रिलेशन ठीक उठाया कि नहीं उठाया। L1 कोमा L2 सच दैट, मैं पहले बताया था आपको, इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, और ये दो बिंदु का मतलब होता है सच दैट, इस तरीके से है कि वो L1 जो है इज परपेंडिकुलर टू L2। ये आपको एक रिलेशन दिया है, आपको अब इसको जस्टिफाई करना है, क्या ये रिलेशन ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। और आगे कह रहा है शो करो कि जो ये रिलेशन, आपको ये वाला रिलेशन जो दिया है, ये सिमेट्रिक है, बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये आपने इसको प्रूफ करना है, इस रिलेशन को जो दिया है। अब फटाफट से कर लेते हैं। देखो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। अब ये रिलेशन कैसा दिया इसने, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। जब मैं इस रिलेशन को गाइज रिफ्लेक्सिव में चेंज करूंगा ना रिलेशन में, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, देखो अब रिलेशन इज इक्वल टू L1 का रिलेशन L1 के साथ ही, यही तो रिफ्लेक्सिव का मतलब था, सच दैट कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। देख लो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये रिलेशन हमें दिया हुआ था, मैंने इसको रिफ्लेक्सिव में कन्वर्ट कर दिया, और स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाएगी उसकी कि L1 के साथ ही रिलेशन बनाएगा, और रिलेशन क्या है दोनों में, परपेंडिकुलर का रिलेशन है, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो कभी ऐसा हो सकता है कि एक लाइन खुद ही की परपेंडिकुलर हो, नहीं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको दो लाइन की जरूरत पड़ती है, इस तरीके से, ये होता है परपेंडिकुलर, है ना, ये होता है परपेंडिकुलर। तो ये थी आपकी L1, ये थी आपकी L2। अब मैं L1 ले लूं सिर्फ और एक लाइन लिख दूं, तो क्या ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, आप खुद सोचो, खुद एक लाइन खुद की परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन बन ही नहीं सकता, नंबर एक। तो आपको लग गया पता रिफ्लेक्सिव वो कैसे देखा जाता है, कैसे इसको चेक किया जाता है। रिलेशन कुछ भी दिया हो, सबसे पहले उसमें कन्वर्ट करो रिफ्लेक्सिव में, और रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी L1 का रिलेशन L1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव तो नहीं। अब हम चेक कर लेते हैं इसको सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक ये रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, दो दो आपको एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक ए की और एक बी की। ठीक है, यानी कि जो रिलेशन होता है यहाँ पर, वो रिलेशन इस तरीके से होता है कि रिलेशन L1 कॉमा L2। ठीक है, ये रिलेशन आपका क्या बनेगा कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 की, नंबर एक। और सिमेट्री के अंदर यह भी माना जाता है कि इसको हम चेंज भी करते हैं, ये भी देखते हैं कि L2 कोमा L1, मैंने आपको पहले बताया था, एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L1।
ऐसा क्यों कह रहा हूं मैंने आपको पहले ही बताया था गाइस कि सिमेट्री के अंदर हम क्या देखते हैं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ये रिलेशन में आ रहा है, तो बी का रिलेशन ए के साथ भी रिलेशन में आना चाहिए। दैट इंप्लाइज था ये, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, जैसे यहां पर है L1 का रिलेशन L2 के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो L2 का भी, जो L2 का भी रिलेशन है ना L1 के साथ, वो भी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर का ही होना चाहिए, ठीक है। मानो ऐसे मान लो A जो है परपेंडिकुलर है B का, तो B भी परपेंडिकुलर होना चाहिए A का, तब जाके वो क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक। तो अब ये जस्टिफाई करने के लिए हम कैसे करें, देखो ये L1 है हमारी, ये L2 है हमारी, तो L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं यहाँ पर L1 लिख दूं, देखो अगर इन केस मैं यहाँ पर L2 लिख दूं, यहाँ पर मैं L1 लिख दूं, फिर भी तो आपस में परपेंडिकुलर ही रहेंगी, है ना। लाइन का चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, परपेंडिकुलर तो फिर भी है वो। तो इसीलिए अगर L2 यहाँ पर है, L1 यहाँ पर, तब भी परपेंडिकुलर दोनों। अगर L1 यहाँ पर है, L2 यहाँ पर है लाइन, तब भी वो क्या है आपकी, परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो बन गया ये ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सिमेट्रिक तो है, अब बट रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। तो देखो गाइस ट्रांजिटिव के लिए, अब ट्रांजिटिव भी आप जानते हो क्या होता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना ही चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, सी इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो देन यानी कि दैट इंप्लाइज ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। यही तो होता है हमारा। अब यहां पर देखते हैं क्या है, कहता है सबसे पहले इस रिलेशन को ट्रांसिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, सबसे पहले लिखोगे रिलेशन इज इक्वल टू L1 L1 कॉमा L2, ये दो रिलेशन हो गए। और रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में कि L1 जो है परपेंडिकुलर है L2 का, ठीक है। दूसरा एंड, इसी को कन्वर्ट कर रहा हूं ट्रांसिटिव के पर्सपेक्टिव के लिए, दूसरा रिलेशन बनेगा। अब तीसरी लाइन इंट्रोड्यूस हो जाएगी अपने आप, L2 का रिलेशन ऑटोमेटिकली L3 के साथ होगा, कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से बात बनती है ट्रांसिटिव में। तो इसका रिलेशन भी क्या होगा, L2 जो है वो परपेंडिकुलर होगा L3 के साथ। अब दैट इंप्लाइज यानी कि ऑटोमेटिकली हमें चेक करना है अब क्या रिलेशन ऐसे ही बन सकता है कि L1 कॉमा L3 और L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के, क्या ऐसे हो सकता है, L3 के सॉरी, क्या ऐसे हो सकता है। अब चेक करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो देखो मैं ले लेता हूँ पहले, यहां पर मैं ले लिया L1, ये मैंने ले ली L2 और ये मैंने ले लिया L3, ठीक है। अब मुझे बताओ L1 L2 के परपेंडिकुलर है, आप कहोगे सर L1 L2 परपेंडिकुलर, हाँ सर ये तो है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल ठीक है कहा आपने। यानी कि एक रिलेशन तो जस्टिफाई हो गया यहाँ पे, हो गया। दूसरा रिलेशन देख ले, क्या L2 भी परपेंडिकुलर है L3 के, आप कहोगे हाँ सर ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी क्या है आपका, ठीक है, रिलेशन ये भी जस्टिफाई होगा। अब ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, L1 भी L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन ये L1 क्या इस L3 के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा। कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो पैरेलल दिखाई दे रहा है हमें, ये तो हमें पैरेलल दिखाई दे रहा है, इसीलिए परपेंडिकुलर तो है ही नहीं है। तो इसलिए हम कह देंगे ये रिलेशन हमारा मिसमैच हो गया, ये रिलेशन मैच नहीं करता। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये क्या नहीं है आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा था, सिर्फ सिमेट्रिक था, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन था ये। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो इस छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, हमें शो करना है कि एक रिलेशन इन सेट दिस। अब आप जानते हो सेट ए हम लिखेंगे, उसको दिया हुआ है वो 1,2,3 दिया हुआ है, और यहां से बहुत सारे रिलेशन बनेंगे आपके, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, नो नो बनेंगे ना, जानते हो ना आप कैसे, सभी जानते हो आप। तो कहता है अब जो रिलेशन बनेंगे ना वहां से एक कुछ ना कुछ रिलेशन बनवा रहा है, देखो यहाँ पर कि शो करो कि इन सेट से जितने भी रिलेशन बनेंगे उनमें से रिलेशन क्या गिवन है, हमें रिलेशन ये गिवन है। देखो हमें जो रिलेशन गिवन है, जो गिवन है उस पे हमें फोकस करना है बस, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है, 1,2, ठीक है, और 2,3, ओके। ये हमें रिलेशन गिवन है। अब बोल रहा है कि ये जो रिलेशन हमें गिवन है, अब बताना है हमें कि ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव है।
तो सबसे पहला हम प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें रिलेशन को ऐसे नहीं डिफाइन करना होता क्या? जैसे खुद का रिलेशन खुद के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ, और सच दैट ये जो ए है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है। यानी कि वन का रिलेशन वन के साथ, और ये जो वन है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? आपका ए से बिलोंग करेगा। तो ये आपका क्या हो गया? रिलेशन ना हो गया, है ना? फिर दूसरा रिलेशन यही होना चाहिए आपका टू का टू के साथ भी। यानी कि ये भी आपका क्या करना चाहिए? सच दैट कि जो टू है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से बिलोंग करेगा। ऐसे ही 3,3 भी होना चाहिए। तो 3,3, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? क्या ये सारे के सारे रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3 क्या इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको? आप कहोगे देखते हैं 1, 2, 3, हाँ दिखाई दे रहे हैं। तो उसी टाइम आप बोल दोगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अब आप कहोगे सर ये भी तो है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कितने भी रिलेशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अब ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है? तो क्या ये आइडेंटिटी है? तो आप कहोगे नहीं, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ ये 3 पार्ट आते हैं। ठीक है? ये नहीं आता। ठीक है? तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा हो गया? आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है क्या नहीं है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, और सिमेट्रिक की हम जानते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का रिलेशन बी के साथ, दैट इंप्लाइज बी का रिलेशन ए के साथ। जो रिलेशन ए का बी के साथ है, तो बी का रिलेशन भी ए का होना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं सिमेट्रिक में। ठीक है? तो क्या रिलेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर जो वन का रिलेशन टू के साथ है, जो भी रिलेशन होगा, वही रिलेशन टू का वन के साथ भी होना चाहिए। जो रिलेशन वन का थ्री के साथ है, वही रिलेशन थ्री का वन के साथ भी होना चाहिए। यानी कि ऑर्डर पेयर अलग अलग होने ही चाहिए। अब जो जो रिलेशन टू का थ्री के साथ है सर, वो थ्री का टू के साथ भी होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें 1,1, 2,2, 3,3 है, इसको छोड़ दो। 1,2 है, जो हमें जो सिमेट्रिक बनाई है, हमने तो अपने तरीके से बनाई है। लेकिन जो गिवन रिलेशन है वो में ये है, इनमें से हमें ढूंढना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो मुझे बताओ, क्या 1,2 दिखाई दे रहा है? हाँ सर है। क्या 2,1 है? नहीं, इसमें तो नहीं है। तो बस यहीं पे गलत हो गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे गलत हो गया। 1,3 है? नहीं है। तो 3,1 है? नहीं है। 2,3 है सर, ये रहा 2,3। क्या 3,2 है? नहीं है। तो यहीं से पता लग गया ये जो रिलेशन है ना आपका, ये सिमेट्रिक है ही नहीं। ये तो रिफ्लेक्सिव था, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के ऊपर। अब ट्रांजिटिव के ऊपर चेक करते हैं। देखो ट्रांजिटिव अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, तो हम क्या लगाना पड़ेगा कि वन का रिलेशन अगर टू के साथ है, वन का रिलेशन टू के साथ है, एंड टू का रिलेशन थ्री के साथ है, देन देन का मतलब ऑटोमेटिकली वन का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होना चाहिए? थ्री के साथ। तो क्या हमारा रिलेशन में, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, क्या हमारे इन रिलेशंस में 1,2 है बिल्कुल है, ये रहा। क्या 2,3 है? हाँ सर ये रहा, 2,3 भी है। तो क्या ऑटोमेटिकली आपका 1,3 भी है यहाँ पर? आपको सर 1,3 तो नहीं है। तो बस, अगर ए का रिलेशन टू के साथ आपको मिल गया इस रिलेशन में, तो इट्स ओके। टू का रिलेशन थ्री के साथ मिल गया हमें इस रिलेशन में, तो इट्स ओके। बट ये तो नहीं मिला ना, ये तो नहीं है इस रिलेशन में, तो हम कह देंगे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अगर इसकी जगह ऐसा कुछ होता ना, अगर इसकी जगह जो ये रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ था, इसकी जगह अगर यहाँ पर मैं 1,3 भी लिख देता ना, तो बस बात बन जाती। 1,2 का रिलेशन है, वन रिलेशन टू टू, टू रिलेशन भी थ्री है बिल्कुल है। तो ऑटोमेटिकली वन का रिलेशन थ्री के साथ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। तो हम कह सकते थे फिर उसके बाद। लेकिन अभी ये नहीं है, तो इसकी यहाँ तक है हमारा, तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं है, ना ही ये सिमेट्रिक है। तो ये क्या था? सिर्फ ओनली रिफ्लेक्सिव ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लायक क्वेश्चन है। शो दैट जो रिलेशन आपका आर, ये रिलेशन जो भी बनेगा आपका, ठीक है, वो रिलेशन क्या दिया हुआ है? बनाया हुआ है इसने। देखो ये रिलेशन बनाया हुआ है इसने, दिया हुआ है मतलब रिलेशन। अगर रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन दिया है ए कोमा बी, सच दैट कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है बी स्क्वेयर के। ठीक है गाइस, इतना दिया हुआ है हमें। उसके बाद ये जो रिलेशन दिया है वो कहाँ से उठाया है इसने? सेट आर में से। सेट आर का मतलब आप जानते होंगे, आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है? सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे बहुत सारे रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होते हैं आप जानते हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होते हैं ये लोग। ठीक है? तो ये होते हैं रियल नंबर्स।
इन रियल नंबर से एक रिलेशन उठा लिया इसने, ये वाला, ठीक है, कि ये रिलेशन जस्टिफाई करो, क्या ये रियल नंबर पर होगा, यानी कि ए कोमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, ये दोनों के दो कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, ए कोमा बी, ये बिलोंग कर रहे होंगे आपके सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब रियल नंबर से कुछ भी उठा सकते हो आप इसमें नंबरों में, कुछ भी नंबर उठा सकते हो, ए 1/2, 2/3, 3/4, बी भी 1 2, वाई -3/2, कुछ भी उठा सकते हो। तो ये नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आपके सेट ऑफ रियल से। उसके बाद क्या बोलता है, डिफाइन कर रखा है एक रिलेशन, ये वाला रिलेशन उसने दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है इसको जस्टिफाई करो सबसे पहले, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम देख लेते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है गाइस, कि इसके अंदर जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, ए का रिलेशन सिर्फ ए के साथ, ठीक है। और ए जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा आपका सेट के अंदर से, ये तो आप जानते हो ना, क्योंकि एलिमेंट लेते हैं हम ए और ए, वो सेट में से उठाते हैं हम। अब देखो ये जो आर है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, अब ये कह रहा है ए कोमा ए, इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है गाइस यहाँ पर, इसके मुताबिक चलना है आपको। ये तो एक डेफिनेशन है रिलेशन रिफ्लेक्सिव की, ये तो होना ही चाहिए। अब मेन तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो रिलेशन में दिया हुआ है। तो ए कोमा ए, क्यों ए कोमा ए, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं पहले, इसलिए बी की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, ए, खुद का खुद के साथ ही इसका रिलेशन बनेगा। अब खुद का खुद के साथ रिलेशन क्या बनाया हुआ है इसने यहाँ पर, यहाँ पर ये रिलेशन बनाया हुआ है इसने कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर है। अब बी स्क्वेयर तो a में कन्वर्ट हो चुका है, तो यानी कि b की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वेयर आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपने रिलेशन जस्टिफाई करना है कि ये ठीक है या नहीं है। अब देखो इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि a आपका कहाँ से बिलोंग करना चाहिए गाइस, रियल नंबर से, तो मैं रियल नंबर के कुछ पॉइंट उठा लेता हूँ 1/2, ठीक है। जैसे मैंने 1/2 उठाया और मैं इसमें रखूंगा, अब देखो क्या रिलेशन बन जाएगा आपका, रिलेशन इज इक्वल टू, ए की जगह 1/2 उठा लिया आपने क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, उठा के देख लिया, 1/2 1/2। अब यहाँ पर जब मैं ए लिखूंगा तो मैं यहाँ पे 1/2 ही लिखूंगा, लेकिन जब मैं ए का स्क्वायर करूंगा इस वाले पॉइंट पे, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ए का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/4, 1/4, ये हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये जो का तो लिखोगे आप लेस देन इक्वल टू। अब मुझे आप इसको कर दो बंद, ये रिलेशन हो गया। अब आपको इस रिलेशन को चेक करना है क्या ये रिलेशन ठीक है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1/2 छोटा है 1/4 से, क्या 1/2 इक्वल है 1/4 के, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही है, क्योंकि 1/4 छोटा है 1/2 से, और ये दोनों इक्वल भी नहीं है, तो ये रिलेशन तो जस्टिफाई ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे ये क्या हो गया आपका, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ओके चलो सेकंड पार्ट करते हैं ट्रांजिटिव का। हम करते हैं ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव के लिए एक रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन क्या बनता है आप जानते हो, ए, ए जो है वो बी के साथ रिलेशन बनाएगा, और दैट इम्प्लाइज ऑटोमेटिकली आपका अलग ए को रिलेशन आना चाहिए जो बी ए के साथ बनाएगा, यही होता है ट्रांजिटिव। अब इस रिलेशन को इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसके अकॉर्डिंग कैसे, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, सॉरी ये इक्वल टू का था, अब यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, एक तो ये बन गया। सेकंड यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट तो यहीं पर लिखते हैं हम, तो फर्स्ट एलिमेंट तो यहीं पर रहेगा, और सेकंड एलिमेंट का देखो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर किया था ना, तो यहाँ पर भी सेकंड एलिमेंट का ही स्क्वायर करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिखा जो है बी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा बी, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आएगा ए स्क्वायर। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब भी आप ऐसे ट्रांजिटिव के चेक करोगे तो ट्रांजिटिव में ऐसे चेक करना है कि जो ए है वो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो रिलेशन दिया है आपको इसमें भी फर्स्ट फर्स्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ पर है, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा। चलो इतना आ गया समझ में, इसका स्क्वायर है ये ए का स्क्वायर। अब हम ए कोमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल से, तो वैल्यू उठा लूँ मैं, आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू उठाओ, मैं उठा लेता हूँ 1,4, मैंने ये वैल्यू उठा ली यहाँ से। तो जैसे मैंने 1,4 उठाई, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4, ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू उठा ली। अब मैं रखूंगा देखो यहाँ पर इस वाले रिलेशन में रखूंगा, सबसे पहले रिलेशन इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, और बी की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका रिलेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट यहीं पर
लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, यानी कि 4 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 16 आ जाएगा। भाई ये तो हमारी बात जम गई, है ना, क्योंकि 1 जो है लेस देन तो है 16 से, लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो होता है, आइदर लेस देन और इक्वल टू, तो ये लेस देन हो गया 1, 1 लेस देन हो गया। भाई ये तो हमारा बिल्कुल ठीक बैठ गया। अब दैट इंप्लाइज, क्या ये भी ठीक बैठेगा कि रिलेशन 4,1 और रिलेशन बनेगा अब 4 का 4 एज इट इज, 4 एज इट इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो क्या ये भी रिलेशन ठीक बैठा आपका? आप कहोगे नहीं सर ये तो रिलेशन ठीक ही नहीं बैठा, ना तो ये 4 लेस देन होता 1 से और ना ही 4 इक्वल टू होता 1 के, तो ये रिलेशन गलत हो गया। अब यही तो बात थी हमारा ट्रांजिटिव के अंदर, अगर एक रिलेशन ठीक बैठ रहा है तो दूसरा रिलेशन भी ठीक बैठना चाहिए, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, किसके हिसाब से? इस रिलेशन के हिसाब से ये जस्टिफाई नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारा रिलेशन गलत हो गया, तो हम कह देंगे ये भी रिलेशन क्या क्या नहीं है आपका, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, चलो सेकंड थर्ड पार्ट करते हैं ट्रांजिटिव का। ओके ओके ओके, सॉरी गाइस, सॉरी, मैंने मतलब यहाँ पे, अच्छा इसको एक काम करो, इसको ना आप रिफ्लेक्सिव कर लो, ठीक है, ये मैंने गलती से ट्रांजिटिव लिख दिया, यहाँ पे आप सिमेट्रिक लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका सिमेट्रिक, गलती से कर दिया मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिव, सॉरी गाइस सॉरी। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आपको आगे समझ में कि इस तरीके से होता है ए और बी और ए का रिलेशन ऑटोमेटिकली आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ये तो जस्टिफाई हो रहा है ठीक, लेकिन ये जस्टिफाई ठीक नहीं हो रहा है, तो ये रिलेशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट रिलेशन ठीक नहीं है, तो ये कह देंगे सिमेट्रिक भी नहीं है। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ट्रांजिटिव पे। देखो ट्रांजिटिव क्या क्या होगा, देखो ट्रांजिटिव होने के लिए हमें तीन चीज चाहिए। एक तो रिलेशन ऐसे होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ बनना चाहिए, और वो ऐसे रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है रिलेशन तो हमें यही बनाना पड़ेगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ पर ए कोमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से आएगा यहाँ पर, रिलेशन से नहीं है। अब दूसरा एंड करके हम लिखते हैं, एक और रिलेशन होता है, हम जहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं सी पॉइंट को, यानी कि बी कोमा सी जो है उनका रिलेशन बनाना है हमें, वो भी बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वेयर। और ये आप जानते हो बी कोमा सी भी कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर ऐसी ऑब्जर्व करना है रिलेशन को आपने, सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखो, ऑब्जर्व रिलेशन को, कि ऑब्जर्व कैसे करना है, कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट जो का तो लिखना होता है और सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, और इसमें भी तो वही है जो गिवन रिलेशन हमारे पास, ऐसे ऑब्जर्व करना सीखना है आपने। फिर दैट इंप्लाइज, यानी कि ऑटोमेटिकली ये आ जाना चाहिए कि रिलेशन जो है ए का सी के साथ, ठीक है, ट्रांजिटिव में ऐसे होता है रिलेशन ए का सी के साथ क्या होना चाहिए, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये जस्टिफाई होना चाहिए अब। ठीक है, और ए और सी भी कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके रियल नंबर से। तो करें, ये आपको पिक्चर क्लियर हो गई इसकी कि मैंने ट्रांजिटिव में तीन पार्ट क्यों लिखे। ठीक है, तो ये हम जो के तो अब इसके एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ए और बी की जगह कुछ और लेंगे, बी और सी की जगह कुछ और लेंगे, ए और सी की जगह कुछ और लेंगे, और रियल नंबर से उठाएंगे, और फिर चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ठीक बैठ रहे हैं, ये वाले रिलेशन ठीक जस्टिफाई हो रहे हैं, वो देखेंगे। अगर हो रहे हैं सारे तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर एक भी टूट गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखते हैं अब। तो देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अभी मैं रिलेशन को बोल रहा हूँ, पहले मैं ए और बी में से उठा लेता हूँ, जैसे मैं बोला हूँ ए कोमा बी, और ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो मैं उठा लूँ फटाफट से ए कोमा बी रियल नंबर से। कौन से पॉइंट उठाऊं, मैंने कहा इसमें से उठा लो 1,2 उठा लो। ठीक है सर, तो मैंने उठा लिया यहाँ पर रिलेशन इज इक्वल टू 1,2, ए का पॉइंट 1, बी का पॉइंट 2, और रिलेशन बना दिया 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो जस्टिफाई हो गया भाई, एक नंबर जस्टिफाई हो गया। सेकंड, एक और रिलेशन उठा लेते हैं हम सर, इंट्रोड्यूस कर देते हैं बी कोमा सी को, और वही सेम बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो फिर से हम बी और सी कहाँ से उठाएंगे, रियल नंबर से उठाएंगे। तो मैं ये उठा देता हूँ 2 और 3, क्योंकि बी तो हमें ऑलरेडी 2 लिया हुआ है, तो इसीलिए बी 2 ही 2 रहेगा, सी उठ जाएगा अलग से, तो मैं कहता हूँ उसको 3। ठीक है, मैंने ले लिया 3, 2 और 3, सही से लिख लेते हैं, 2,3 मैंने ले लिया यहाँ से, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2,3 लिखूंगा, 2,3 लिखूंगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। सर ये भी जस्टिफाई हो गया, अरे हाँ। अब दैट इंप्लाइज ऑटोमेटिकली, देखो ए का और सी के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, ए का सी के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, क्या ये वही लेसन वाला बनेगा, देखते हैं। ए क्या था हमारे पास, 1,
और सी क्या है हमारे पास 3, जानते हो ना, ए हमने 1 लिया था और सी हमने 3 लिया था। तो मैं यहाँ पर वही तो लिखूंगा, रिलेशन इज इक्वल टू ए कोमा सी दैट इम्प्लाइज दैट सच दैट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब मैं इसको लिखता हूँ कि ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, और सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। अब आप कहोगे सर ये भी तो जस्टिफाई हो गया, और लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो ये दिया है कि शो करो, डिफाइंड एज, शो करना है, मैं यहाँ पर शो करो कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। सर ये तो हमारा हो गया, अब क्या करें? नहीं गाइस, यहाँ पर पॉइंट वही मैं कह रहा हूँ, पॉइंट ध्यान देने लायक ये था गाइस, कि ये तो आपने रियल नंबर से उठा लिया ना सारे नंबर, 1 2 और 3, और भी तो बहुत सारे नंबर हैं इसमें रियल में, वो भी तो चेक करो। आप कहोगे सर ऐसे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी ये चेक करने में, नहीं, एक आधे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बस उन्हीं पॉइंट पर देखना होता है हमें। सारे रियल पॉइंट पर ये सेम थोड़ा रिलेशन बनेगा कि ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, ऑटोमेटिकली ए का रिलेशन सी के साथ भी जस्टिफाई हो जाएगा, ये तो जस्टिफाई हो गए सारे, इस हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन हमें ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे जिसमें रियल बहुत सारा नंबर है ना, बहुत बड़ा नंबर है रियल, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसे नंबर्स होंगे जो हमें ये बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो रिलेशन डिफाइन करना है हमें, ये वाला जो हमें जस्टिफाई करवाना है, वो रियल के सभी पॉइंटों पर जस्टिफाई होना चाहिए। यस, एक पॉइंट पर अगर टूट गया ना कोई पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे भी एक रिलेशन जस्टिफाई नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। तो अब हम इसको थोड़ा सा मैं अलग से पॉइंट लेता हूँ और फिर बताता हूँ वो कैसे ट्रांजिटिव ये नहीं है। देखो सबसे पहले रिलेशन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ले रहा हूँ रिलेशन, तो यहाँ ले रहा हूँ मैं 3 2, यानी कि ए कोमा बी मैंने 2 3 ले लिए, 3 2 ले लिए, सच दैट 3 <4 ठीक है, इस रिलेशन के हिसाब से। तो यानी कि ए और बी की जगह मैंने क्या ले लिया, 3 2, ठीक है। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एंड रिलेशन इज इक्वल टू 2 एक और लूंगा, सी पॉइंट लूंगा ना, अब सी पॉइंट ले लेता हूं मैं 1.5, ठीक है, क्योंकि मैं ये भी तो चेक करूंगा ना, क्योंकि रियल नंबर में पॉइंट भी तो आते हैं, तो 1.5 मैंने ले लिया 1.5। तो अब देखो क्या ये जस्टिफाई हो रहा है, तो आप कहोगे 2 < <= 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25। हाँ सर ये भी जस्टिफाई हो गया कि 2 छोटा है 2.25 से, हाँ। तो दैट इम्प्लाइज क्या, देन यानी कि ऑटोमेटिकली क्या 3 और 1.5 में कोई रिलेशन बनेगा, देखते हैं। रिलेशन इज इक्वल टू 3 1.5, जैसे ही लिखूंगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को 3 < <= 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना था 2.25। यहाँ पर सर ये जस्टिफाई नहीं हुआ, ठीक है, ये छोटा नहीं होता, 3 छोटा नहीं होता 2.5 से, और ना ही ये इक्वल होता। तो भाई समझ गए ना, अब 2.25 लेस देन तो नहीं है ना, तीन तीन लेस देन तो नहीं है ना इससे, और ना ही इक्वल है इसके, तो ये जो रिलेशन हुआ ये हमारा जस्टिफाई नहीं हुआ। तो पूरे रियल नंबर में ये भी जस्टिफाई होता दिखाई दे रहा है, ये भी जस्टिफाई होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हुआ जब मैं 3 का 1.5 के साथ कोई रिलेशन बनाऊंगा, और यही तो मैंने कहा था ऑटोमेटिकली आना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आया, ये रिलेशन नहीं बना, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यानी कि रियल नंबर में जितने भी नंबर होंगे, एक नंबर पे भी अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो क्या नहीं होता, आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चेक करो क्या ये रिलेशन आपका जो एक सेट है, ये है सेट, अच्छा एक सेट दे दिया आपको, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको एक सेट दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, अब ये कह रहा है कि इनके अंदर, इस सेट के अंदर आपने रिलेशन ढूंढना है, बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, फिर ऐसे 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, बहुत सारे बन जाएंगे। अब यहाँ पर बात देने लायक ये है कि हमें रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, हमें रिलेशन दिया है ये वाला कि a कोमा बी सच दैट बी जो है वो a+1 है। इसका मतलब, इसका मतलब ये जी, कोई भी आप एलिमेंट उठाओगे ना ए और बी में, और ए और बी कहाँ से उठाओगे, अब आप उठाओगे सेट ए में से, सिंपल। कौन कौन से हैं, 1 से लेकर 6 तक आप कुछ भी उठा सकते हो 1 और बी में, जो सेट ए में से निकालोगे आप सेट एलिमेंट्स। अब देखो अगर मैंने ए उठाया यानी कि 1 उठाया मैंने, यहाँ पर 1 उठाऊंगा और बाद में उठाऊंगा 2, ठीक है, तो आपने क्या जस्टिफाई करना है कि ये जो बी था वो क्या था हमारे पास 2,
ठीक है जी, ये टू है हमारे पास क्योंकि टू ही तो है। तो टू इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, वन। तो वन प्लस वन टू, चलो जी, यानी कि टू इज इक्वल, ये जस्टिफाई हो गया हमारा रिलेशन। अब इसी तरीके से हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, वो हमें चेक करना है। अब फटाफट से इस रिलेशन को हम थोड़ा सा देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए हम कैसे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव, तो मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं हम। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम चेक क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि जो रिलेशन है वो इस तरीके से बनना चाहिए, ए का रिलेशन ए के साथ, और वो सच दैट कि जो सेकंड एलिमेंट है ए, जो सेकंड एलिमेंट है ए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस वन के। क्यों, क्योंकि ये जो रिलेशन दिया है ये वाला, वो यही तो दिया है। देखो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट यहाँ पर लिखा होता है और फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी वही करेंगे, सेकंड एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे। अब देखो जरा, हम ए और बी, और या फिर ए और ए कहाँ से आने चाहिए, सेट ए में से आने चाहिए आपके। अब सेट ए में से कुछ भी उठा लो आप, इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो। मैं कहता हूँ मैंने टू उठा लिया, जैसे मैंने ए को टू रखा, तो टू का रिलेशन टू के साथ बनाऊंगा, क्या ये जस्टिफाई हो जाएगा, टू इज इक्वल टू टू प्लस वन। तो आप कहोगे नहीं सर ये जस्टिफाई नहीं हुआ, क्योंकि टू थ्री के इक्वल नहीं होता। अगर मैं कहूँ टू की जगह थ्री उठा लो, फिर आप कहोगे सर थ्री भी उठा के देख लेते हैं, तो क्या ये थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस वन होगा, नहीं सर ये भी नहीं होगा, तो ये भी जस्टिफाई नहीं हुआ। तो अगर हम आर में वन उठा लूँ, तो वन कॉमा वन, तो आप कहोगे सर फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करना है और सेकंड एलिमेंट हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या था, वन, तो वन प्लस वन टू, क्या टू वन के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी जस्टिफाई नहीं हुआ। यानी कोई भी रिलेशन जस्टिफाई नहीं हो रहा है रिफ्लेक्सिव के अंदर, तो इसलिए हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, अब चलते हैं सिमेट्रिक के पास। चलो सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, आपको जानते हो सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करते हैं, कि रिलेशन जो आपका ऐसे होना चाहिए कि ए जो है, यानी कि इस तरीके से ए का रिलेशन बी के साथ, और वही रिलेशन बी का किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ भी होना चाहिए, दैट इंप्लाइज करके, है ना। तो ये हम चेक करेंगे सिमेट्रिक में। तो देखते हैं अब कैसे करते हैं, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, रिलेशन इज इक्वल टू ए कोमा बी, और सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैं दूसरा रिलेशन देखूंगा दैट इंप्लाइज करूंगा ऐसे, तो यही रिलेशन आपका ऐसे भी होना चाहिए, बी कोमा ए, सच दैट, देखो यहाँ पर क्या है आपका, सेकंड एलिमेंट यहाँ लिखा है, तो सेकंड एलिमेंट में यहाँ लिखूंगा ए, ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है रिलेशंस को। और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसमें कुछ ऐड करूंगा, तो फर्स्ट एलिमेंट बी है, तो मैं बी में कुछ ऐड करूंगा। तो देखो अब इस तरीके से दो चीज बन गई। अगर ये जस्टिफाई हो गया, तो ये भी जस्टिफाई होना चाहिए सेकंड वाला भी। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। अब ए और बी कहाँ से बिलोंग होंगे, आप कहोगे सर सेट में से बिलोंग होंगे। अगर ये सेट में से बिलोंग होंगे, तो मैं इसमें वैल्यू रख दूं, ए की वैल्यू रख देता हूँ मैं टू, बी की रख देता हूँ थ्री, ये बिलोंग करके आपका सेट में से, तो रख के देख लेते हैं, पहले इस वाले रिलेशन में रख के देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू टू कोमा थ्री, ठीक है, और सच दैट सेकंड, देखो सेकंड एलिमेंट यहाँ आएगा, यानी कि थ्री यहाँ पर लिखा जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट में एक ऐड होगा, यानी कि टू प्लस वन लिखा जाएगा। ये तो सर ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से ये भी ठीक होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब देखते हैं, आर इज इक्वल टू बी कोमा ए, यानी कि थ्री कोमा टू, ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, डोमेन रेंज चेंज कर दी। डोमेन रेंज का मैंने अभी कहा है कमेंट करो, तब आपको बताऊंगा सारी बेसिक वहां पर। अब देखो सेकंड एलिमेंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, और फर्स्ट एलिमेंट में कुछ ऐड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, थ्री प्लस वन। तो क्या ये इक्वल है, नहीं, तो ये रिलेशन तो नहीं ठीक बैठा। तो अगर ये रिलेशन ठीक नहीं बैठा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो बस इतनी सी जस्टिफिकेशन देनी है आपको। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, वही ए का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ, फिर एंड बी का रिलेशन किसके साथ, बी का रिलेशन सर सी के साथ, देन दैट इंप्लाइज ऑटोमेटिकली ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव में रिलेशन लिख रहा हूँ और डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई साहब। और देखो अब मैं यहाँ पर ए की जगह ले रहा हूँ वन, बी की जगह ले रहा हूँ टू, बी की जगह तो टू ही लिया, तो सी की जगह क्या ले लूँ, थ्री ले लेता हूँ। अब मैं फटाफट से चेक करता हूँ, देखो पहले मैं लिखूंगा ए कोमा बी, सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, पहले हम इसके लिए चेक करेंगे। फिर मैं लिखूंगा एंड रिलेशन इज इक्वल टू बी कोमा सी, तीसरा एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा सी इज इक्वल टू बी प्लस वन।
ये पे भी चेक करेंगे। फिर देन का मतलब ऑटोमेटिकली, दैट इम्प्लाइज, ऑटोमेटिकली ये रिलेशन भी जस्टिफाई हो जाना चाहिए कि ए कोमा सी और सच दैट सी इज इक्वल टू ए प्लस वन। ठीक है, अब फटाफट से चेक करते हैं हम। सबसे पहले मैंने ए को क्या रखा, वन रखा, बी को क्या रखा, टू, तो मैं लिखूंगा वन कोमा टू सच दैट टू इज इक्वल टू वन प्लस वन। हाँ सर ये तो ठीक हो गया, जस्टिफाई हो गया। सेकंड रिलेशन देखते हैं। अब मैं टू के साथ क्या थ्री रखूंगा। ठीक है गाइस, तो मैं रखूंगा थ्री इज इक्वल टू टू प्लस वन। सर ये भी जस्टिफाई हो गया। ठीक है, अब क्या जस्टिफाई होना चाहिए, वन का थ्री के साथ रिलेशन। तो जैसे मैं वन कोमा थ्री लिखूंगा और मैं कहूंगा सच दैट थ्री इज इक्वल टू वन प्लस वन। सर ये नहीं जस्टिफाई हुआ क्योंकि थ्री टू के इक्वल नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे इसको, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो अब ये, इसका आंसर क्या बनेगा, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइज, हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लेट आर बी द रिलेशन, और क्या सेट दिया आपको, ये सेट दिया है, और इसमें से एक रिलेशन निकाल दिया इसने, वो रिलेशन निकाल दिया ये वाला। ठीक है, हालांकि देखो इस सेट में से रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे, आपको जानते हो चार है ना ये। तो वन का रिलेशन टू के साथ भी, थ्री के साथ भी, फोर के साथ भी, टू का रिलेशन वन के साथ भी, थ्री के साथ भी, टू के साथ भी, फोर के साथ भी, ऐसे बनते जाएंगे। लेकिन रिलेशन क्या उठा लिया इसने, गिवन क्या है रिलेशन, इनमें से, इस सेट में से जितने सारे रिलेशन बनेंगे उनमें से ये रिलेशन उठा लिया, ये वाला। अब इसी को हमें जस्टिफाई करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये कहता है चूज करो करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आपको ये बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मैं सेट ए दिया हुआ है, हमें फटाफट से कर लेते हैं, वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर। ठीक है गाइस, अब रिलेशन भी दे दिया इसने हमें। चलो रिलेशन नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, क्या है। तीनों में से कोई एक आपको देखना है। इक्विवेलेंस जानते हो ना क्या होता है, जो तीनों होते हैं उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं। चलो तो सबसे पहले देखते हैं वो रिफ्लेक्सिव के लिए। तो क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होगा, वन का रिलेशन वन के साथ भी होना चाहिए, टू का रिलेशन टू के साथ भी होना चाहिए, थ्री का रिलेशन थ्री के साथ भी होना चाहिए, और फोर का रिलेशन फोर के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर सेट के अंदर वन टू थ्री फोर है ना, तभी ये होगा। अगर ये फाइव हो जाता सेट के अंदर, तो आप कहोगे फाइव कोमा फाइव भी आना चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर। जो रिलेशन इस क्वेश्चन ने चूज किया है ना, उसमें ये सारे एलिमेंट होने चाहिए चार तक, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर। तो टू टू भी है, वन वन भी है, फोर फोर भी है, थ्री थ्री भी है। तो क्या नहीं है हमारे पास, वन वन भी है, टू टू भी है, थ्री थ्री भी है, फोर फोर भी है। तो ये, और बाकी जितने होंगे वो हमारा बोनस है, वो होते रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इन चार पे फोकस करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये, बिल्कुल एक पॉइंट हो गया, रिफ्लेक्सिव है ये। अब कहाँ कहाँ रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव, हाँ दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन में दिया है रिफ्लेक्सिव, हाँ दिया हुआ है। थर्ड में दिया है, नहीं दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर हमारा। इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, अच्छा इक्विवेलेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आगे देखते हैं, सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए हम चेक करेंगे, अगर वन का रिलेशन टू के साथ है, तो टू का रिलेशन वन के साथ भी होना चाहिए। अगर टू का रिलेशन थ्री के साथ है, तो थ्री का रिलेशन टू के साथ भी होना चाहिए। अब ढूंढ लेते हैं सारी चीजें, ऐसे ही टू, थ्री का रिलेशन फोर के साथ है, तो फोर का रिलेशन थ्री के साथ भी होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, हम ढूंढ लेते हैं वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। देखो वन का रिलेशन अगर टू के साथ है, तो टू का रिलेशन वन के साथ ढूंढो कहाँ पर है यहाँ पर, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, तो लो बन गई बात। यहाँ पे पहले ही हमने पता लग गया कि वन का रिलेशन टू के साथ तो दिया हुआ है, लेकिन टू का रिलेशन वन के साथ इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम पता लगा लेते हैं कि ये सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा, क्योंकि वन का रिलेशन टू के साथ तो दिया है, लेकिन टू का रिलेशन वन के साथ यहाँ पर नहीं दिया, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, तो ये भी गलत हो गया हमारा, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही नहीं है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं हुआ, इक्विवेलेंस का मतलब सारे होने चाहिए, सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अच्छा, सिमेट्रिक है नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ यही ऑप्शन बचा कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है, देखो अगर मैंने देखा कि वन का रिलेशन टू के साथ, टू का रिलेशन थ्री के साथ, है ना, टू के बाद थ्री आएगा ना, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो जैसे मैंने इसमें से कुछ भी उठाऊंगा, टू उठा लिया मैंने, टू का थ्री के साथ बना दिया, अब थ्री का फोर के साथ भी होना चाहिए, अब वन का टू का फोर के साथ भी होना चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पर वन टू है, तो टू थ्री देख लें कहाँ पर है, टू थ्री, टू थ्री, वन का टू के साथ, टू का थ्री के साथ नहीं है अभी तो। आगे देखते हैं, वन वन फोर फोर तो होगा नहीं। अब देखो ये रहा थ्री टू, यानी कि अगर मैं कहूँ आपका वन का थ्री के साथ है, ठीक है, थ्री का टू के साथ है,
हाँ ठीक है, तो 1 का 2 के साथ होगा, होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं हम 1 का 2 के साथ, ठीक है। 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे अब? तो चलिए गाइस, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के साथ मेरे लिए। अच्छा, अब एक बात और लेते हैं, छोटी सी मैं 2 मिनट लूंगा आपकी। देखो, जिनको भी अभी जो समझ में नहीं आया मान लो, तो वो कमेंट में लिखें कि कोई सा पार्ट नहीं आया। जो भी डाउट है आपसे मेरे से पूछ सकते हो। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के। आपकी पूरी एक्सरसाइज इसमें सिमट गई है। अब आप इसको साथ साथ करोगे ना सारे चैप्टरों को, इस एक्सरसाइज को, तो कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अब आपने देखना क्या है, आपने ये बताना है मुझे कि कौन सा बेसिक आपको समझना है। उसी के ऊपर फिर मैं जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर मैं सेशन ले लूंगा। ओके गाइज, चलो, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।